नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। जब नीलामी के दौरान पत्थर टूटने की आवाज़ सुनाई दी तो सभी ने लिन फैंग की ओर देखा। भीड़ स्तब्ध रह गई। वह क्षेत्र विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित था, भला कोई उस क्षेत्र में कैसे गड़बड़ी कर सकता था। लिन फैंग के साथ कई लोग आए थे और जब उन्होंने लिन फैंग को पत्थर की मेज तोड़ते हुए देखा तो वे सब दंग रह गए। लिन फैंग ने कैदी अखाड़े में हंगामा मचाया था और अब वह फिर से हंगामा कर रहा था। वह खूबसूरत महिला भी अचंभित थी। कुछ क्षण पहले उसने अपने चेहरे को हाथों से ढककर अपने आंसू छिपाए थे और जब उसने हाथ नीचे किए तो देखा कि मेज और कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सोचे। हैरानी की बात यह है कि कार्यस्थल पर एक व्यक्ति ऐसा था जो उसकी रक्षा कर रहा था और वह मैनेजर नहीं था। मैनेजर ये देखकर हैरान रह गया कि लिन फैंग इतना क्रोधित हो गया था कि उसने सारा फर्नीचर तोड़कर चूर चूर कर दिया था। मैनेजर ने लिन फैंग की बात को फिर से अनसुना कर दिया था, जिसके कारण लिन फैंग इतना गुस्सा हो गया था और मैनेजर थोड़ा डर भी गया था। वह लिन फैंग को घूर रहा था। उसका चेहरा ठंडा लेकिन सतर्क लग रहा था, लेकिन लिन फैंग ने उसके चेहरे के भावों को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं अपने राक्षसी अग्नि सिंह को आपके नीलामी बाजार में बेचने के लिए लाया हूं, जिससे मैं यहाँ एक विशिष्ट अतिथि बन गया हूं। लेकिन क्या आप अपने विशिष्ट अतिथियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करके और उनका अपमान करके? भीड़ में मौजूद लोग बहुत घबराए हुए थे। राक्षसी अग्नि सिंह बहुत आकर्षक था, लेकिन वे लिन फैंग के बारे में बहुत उत्सुक थे। जो व्यक्ति एक राक्षसी अग्नि सिंह को लेकर आया था वह निश्चित रूप से उच्च कोटि का विशिष्ट अतिथि होगा, लेकिन प्रबंधक द्वारा उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा था? मैं भी उन्हीं की तरह आपका एक खास मेहमान हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद से ही उन्होंने मुझे अपमानित करना बंद नहीं किया है। मैंने उन्हें जानबूझकर अपमानित नहीं किया। आपको अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। आप उन्हें खुश करने के लिए मेरी अनदेखी कर रहे हैं और मेरी सेवा कर रही वेट्रेस को भी उन्हीं के हवाले करना चाहते हैं। आपने एक बार भी मेरी राय नहीं पूछी और न ही मुझे अपमानित करने की परवाह की। गलती उनकी थी, फिर भी आप उनके सामने कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। नीलामी बाजार के प्रबंधकों में से एक होने के नाते मेरे प्रति इस तरह का अनादरपूर्ण व्यवहार करके क्या आपको लगता है कि मैं अपने राक्षसी अग्नि सिंह को कहीं और नहीं बेच पाऊंगा? लिन फैंग ने कहा। फिर वह खड़े हुए और बोले, चूंकि आपने मेरे साथ पूरी तरह से अनादरपूर्ण व्यवहार किया है, इसलिए मैं अपना राक्षसी अग्नि सिंह वापस चाहता हूँ। मुझे यहाँ खास मेहमान होने की परवाह नहीं है। मैं राक्षसी अग्नि सिंह और मेरे साथ आए सभी ग्राहकों को लेकर किसी और नीलामी में जाऊंगा। जब भीड़ ने ये शब्द सुने तो सबने उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला और उसके पीछे बैठे उस कुलीन युवक की ओर देखा। वे तुरंत समझ गए कि वह युवक मेंग वंश का सदस्य था। इसीलिए प्रबंधक ने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ऐसा करके वह लिन फैंग का अपमान कर रहा था, जो बेहद क्रोधित हो चुका था। वह लिन फैंग को शर्मिंदा कर रहा था। लिन फैंग की जगह कोई भी होता तो वह भी क्रोधित होता। इस हद तक नजरअंदाज और अपमानित होना बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। मैनेजर के चेहरे पर सख्त भाव थे। वो छोटा कमीना, उसे नहीं पता था कि लिन फैंग वही सम्मानित अतिथि है जो राक्षसी अग्नि सिंह बेच रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया देगा। प्रबंधक के पास लिन फैंग के प्रति अपने व्यवहार को सही ठहराने का कोई कारण नहीं था। उसी क्षण विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में एक आकृति प्रकट हुई। यह नीलामी के मंच के पीछे मौजूद वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने पहले लिन फैंग से बात की थी। यह स्पष्ट था कि मंच के पीछे से आ रही आवाजें सुनकर वह क्रोधित हो गया था। अभी माफी मांगो, तुम्हें सम्मानित अतिथियों के साथ व्यवहार करना नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने प्रबंधक के व्यवहार पर बेहद क्रोधित होते हुए कहा। माफी मांगना, क्या तुम्हें लगता है कि शब्द ही काफी हैं? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर से ठंडी ऊर्जा निकली और वह एक परछाई में बदल गया। बूम! बूढ़े व्यक्ति की परछाई ने लिन फैंग को गुस्सा दिलाने वाले मैनेजर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस प्रहार की शक्ति से उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। कितना निकम्मा आदमी है, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। वह युवा मैनेजर बिल्कुल भी उसके लायक नहीं था। मैनेजर होने के नाते उसका रुतबा ऊंचा था, फिर भी वह इस क्षेत्र में बैठे किसी भी व्यक्ति को कैसे अनदेखा कर सकता था? वह एक ग्राहक को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उस दूसरे ग्राहक का पक्ष कैसे ले सकता था जो परेशानी खड़ी कर रहा था? सबके सामने लिन फैंग के साथ ऐसा बर्ताव करना उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। लिन फैंग को गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या किसी में अक्ल नहीं थी? मैनेजर जमीन पर रेंग रहा था, फिर उठा और अपने मुंह के कोने से खून पहुंचा। वह गुस्से से आग बबूला दिख रहा था। फिर उसने लिन फैंग को गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। क्या अब भी तुम माफी नहीं मांग रहे? बूढ़े ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। मैनेजर स्तब्ध रह गया, लेकिन बूढ़े के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वह कांपने लगा। उसने लिन फैंग की ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर दो। शुरू में तुम्हें लगा कि उसे प्राथमिकता देकर तुमने समझदारी दिखाई है, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख थे। लिन फैंग ने यह सुनकर कहा कि मैनेजर की माफी सच्ची नहीं थी। फिर उसने आगे कहा, उसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? दफा हो जाओ, बूढ़े ने कहा। मैनेजर इतना गुस्से में था कि उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने लिन फैंग को घृणा भरी नजर से देखा। तुरंत बाद वह मुड़कर चला गया। उस पल उसका रूप रंग कुछ ही क्षण पहले के उसके भव्य रूप से बिल्कुल अलग था। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि प्रबंधक जा रहा है तो उसने खेद भरी मुस्कान के साथ लिन फैंग से कहा, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मामला कैसे सुलझाया गया? लिन फैंग ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी वजह से इसका बदला उसे भुगतना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे उसे मुझे देने के लिए कहूँ तो क्या तुम मना करोगे? तुम्हारी मंशा अच्छी है, बेशक तुम उसे ले सकते हो, बूढ़े आदमी ने उस खूबसूरत महिला को देखते हुए कहा। वह भाग्यशाली थी कि उसकी मुलाकात लिन फैंग से हुई। इसके अलावा उसे लिन फैंग को देना नीलामी बाजार के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनके पास उसकी जगह लेने के लिए बहुत सारे नौकर थे। लिन फैंग ने संतुष्टि भरे भाव से सिर हिलाया।
फिर उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब से हर विशिष्ट अतिथि के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और कोई भी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा जो परेशानी पैदा करे। उस कुलीन युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने लिन फेंग को अत्यंत आक्रामक ढंग से देखा। लिन फेंग ने उसे कई बार अपमानित किया था, उसे कुत्ता और नीच कहकर पुकारा था। जब बूढ़े व्यक्ति ने लिन फेंग की बात सुनी तो वह समझ गया कि उसका असली मतलब क्या था। फिर वह तुरंत युवक की ओर मुड़ा और बोला, युवा स्वामी मेंग, यह नीलामी बाजार है और मुझे उम्मीद है कि आप हमें शर्मिंदा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। भविष्य में हम आपसे इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर आप जो करते हैं वह आपका निजी मामला है, लेकिन नीलामी बाजार के अंदर आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उस युवक ने लिन फेंग को बेहद बुरी नजरों से देखा और सोचा कि नीलामी के बाद वह लिन फेंग से निपट लेगा। नीलामी के बाद वह निश्चित रूप से लिन फेंग को मार डालेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बूढ़े व्यक्ति ने चुप्पी को अपनी चेतावनी की समझ मान लिया। समझदारी दिखाने के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी मेंग, बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। फिर उसने तुरंत आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि बाकी सभी लोग हमारे नियमों का सम्मान करने में सक्षम होंगे। अब मैंने बहुत कुछ कह दिया है, नीलामी जारी रहने दीजिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने आखिरी बार लिन फेंग की ओर देखा और जाते समय उसकी परछाई एक पल में ही चमक उठी। लिन फेंग गायब होती हुई आकृति को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बूढ़े आदमी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि अगर युवक नीलामी के बाहर लिन फेंग से लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, लेकिन जब तक वे अंदर हैं वह बूढ़े आदमी की सुरक्षा में रहेगा। लिन फेंग ने युवक को बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन चूंकि वे अभी भी नीलामी के अंदर थे इसलिए युवक के पास शांत रहने और लिन फेंग को शांति से बैठने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जिस क्षण लिन फेंग उस बूढ़े व्यक्ति की सुरक्षा से बाहर निकलेगा, युवा मालिक अपना बदला ले लेगा। धन्यवाद सज्जन, सुंदर स्त्री ने लिन फेंग की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में असीम कृतज्ञता झलक रही थी। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि लिन फेंग को उस पर दया आई थी, इसलिए उसने उस बूढ़े व्यक्ति को उसका नया गुरु बनने के लिए कहा था। वह ये भी समझ गई थी कि लिन फेंग को पता था कि भविष्य में उसकी स्थिति दयनीय होगी। लिन फेंग उसे एक बेहद दुखद नियति से बचा रहा था। लिन फेंग ने कहा, मैंने वही किया जो किसी भी अच्छे इंसान को करना चाहिए, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस खूबसूरत महिला ने असहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी नजरों में चांदी का मुखौटा पहने वह युवक बेहद रहस्यमय था। वह उद्दंड और अभिमानी प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में अपने मुखौटे के पीछे वह कई भावनाओं को छिपाए हुए था। बेहद ताकतवर दिखते हुए उसने उस मेज को तोड़कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे बूढ़े व्यक्ति का ध्यान उनकी वर्तमान स्थिति की ओर गया। वह खूबसूरत महिला लिन फेंग की बहुत आभारी थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद लिन फेंग ने उसकी रक्षा की थी और उसी के कारण उस रईस युवक को अपमानित किया था। उसने उसी के कारण नीलामी के प्रबंधक को भी अपमानित किया था। अगर लिन फेंग ने उसकी देखभाल न की होती तो वह उस युवक की संपत्ति बन जाती और उसकी मृत्यु निश्चित होती। पहले वह सोचती थी कि वह नीलामी बाजार में सिर्फ एक नौकरानी है, एक ऐसी नौकरानी जो गुलाम से बस थोड़ी ही बेहतर है। अगर वह सुंदर और दयालु न होती तो शायद उसे गुलामी में धकेल दिया जाता। उसे कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, उसकी गरिमा का किसी को कोई महत्व नहीं था। लेकिन लिन फेंग ने उसकी जान और इज्जत दोनों की रक्षा की थी। उसने उसे मुसीबतों से बचाया था और उसकी भलाई का भी ख्याल रखा था। जिस पल से वह लिन फेंग की हुई उसी पल से वह उसके प्रति वफादार और समर्पित रही। लिन फेंग ने इन सब बातों के बारे में सोचा भी नहीं था। लिन फेंग ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुखौटा उसके दिल में बसी करुणा को छिपा नहीं सकता था। लिन फेंग की वजह से उस महिला को उस युवक ने अपमानित किया था। लिन फेंग इतनी खूबसूरत महिला को इस तरह अपमानित होते हुए नहीं देख सका। वह किसी निर्दोष को इस तरह पीड़ित होते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। ऐसे काम करना उसके बस में नहीं था। नीलामी जारी रही। भारी पर्दे खुले और दो आकृतियां बाहर आईं। एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा गुलाम, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान खुदा हुआ था। उसके चेहरे पर बड़े अक्षरों में बा लिखा था, जो उसकी गुलामी का प्रतीक था। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। शरीर पर बने उस विशाल निशान और उसके लंबे और बिखरे हुए बालों के कारण वह किसी जंगली व्यक्ति जैसा दिख रहा था। साधना का गुलाम, लिन फेंग ने स्तब्ध होकर सोचा। आश्चर्यजनक रूप से नीलामी में एक साधना का गुलाम भी था। हैरानी की बात यह थी कि नीलामी में असल इंसानों को भी खरीदा जा सकता था। उस समय भीड़ वास्तव में उत्साहित हो गई, खासकर वे लोग जो प्रिजनर एरेना से आए थे और नियमित रूप से लड़ाई देखने आते थे। बादाव, यह बादाव है। आखिरकार बादाव फिर से प्रकट हो गया। भीड़ का एक हिस्सा उसे दोबारा देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ पर नजर डाली और देखा कि वे सभी बहुत उत्साहित थे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बादाव ने लिंची की छठी परत को पार कर लिया है। उसने कैदी अखाड़े में 81 युद्ध जीते हैं। बूढ़े ने उदासीनता से कहा, जिससे भीड़ चकित रह गई। 81 जीत, कितना भयानक। उसने 81 लोगों को मार डाला था और एक भी युद्ध नहीं हारा था। कितना डरावना। लिन फेंग भी स्तब्ध रह गया। 81 युद्ध जीतना कहना आसान था, करना मुश्किल, खासकर छठे लिंची स्तर के अत्यंत शक्तिशाली साधकों के विरुद्ध। छठे लिंची स्तर के 81 साधक उसके हाथों पराजित हुए थे। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। यह एक भयावह रूप से बड़ी संख्या थी और इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसे कभी भी अपना प्रतिद्वंद्वी चुनने का अवसर नहीं मिला। 81 अत्यंत शक्तिशाली साधकों का रक्त बहाने से ही वह उस क्षण इतना शक्तिशाली बन पाया था। कीमत के बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि वह संभवतः जुवांची स्तर तक पहुंच जाएगा। जब वह पहुंच जाएगा तो वह 8 उच्च अधिकारियों में से किसी एक से भी मुकाबला कर सकेगा। हर कोई कल्पना कर सकता है कि 8 उच्च अधिकारियों में से किसी एक जितना शक्तिशाली गुलाम रखना कैसा होगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा और फिर आगे बोला, बादाव के लिए शुरुआती कीमत मध्यम गुणवत्ता के 200 शुद्धता वाले पत्थर हैं। नीलामी अभी शुरू करें। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो भीड़ और भी उत्साहित हो गई। हर कोई बादाव को टकटकी लगाकर देख रहा था। जी हाँ, भविष्य में वह 8 उच्च अधिकारियों में से एक के बराबर शक्तिशाली होगा। अगर वह आज़ाद हो जाए तो वह कितना शक्तिशाली व्यक्तित्व होगा। जैसे ही बादाव को भीड़ के उत्साह और जोश का एहसास हुआ, उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसी क्षण उसके शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकली। भीड़ चौंक गई और उन्हें लगा कि उसे देर तक देखना भी खतरनाक हो सकता है।
बादाओ भीड़ पर नजर गड़ाए हुए था। जब उसने लिन फैंग को देखा तो लिन फैंग को लगा कि बादाओ की तीखी निगाहें किसी भी चीज को भेद सकती हैं। इससे लिन फैंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह निश्चित रूप से ब्लेड की ताकत थी। जब बादाओ और लिन फैंग एक दूसरे को देख रहे थे तब तलवार और ब्लेड की ताकत पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई। ये बहुत तीव्र थी, लेकिन बहुत जल्दी ही बादाओ ने दूसरे लोगों की तरफ देखा, जिससे लिन फैंग को अचानक राहत मिली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कितना बलवान और शक्तिशाली! वह गुलाम तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। उसकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल और शक्तिशाली है। लिन फैंग ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 81 युद्ध जीते और कभी एक बार भी नहीं हारा। वह मू फैन से भी कहीं बेहतर तरीके से तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। ऐसा लगता था मानो उसकी तलवार की शक्ति ने उसे अपने ही स्तर के साधकों के विरुद्ध अजेय बना दिया हो। अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति होता जो ऊर्जा हमलों का उपयोग कर सकता तो वह अपने से कुछ स्तर ऊपर के अत्यंत शक्तिशाली साधकों को भी कुचलने में सक्षम होता। लिन फैंग के पीछे खड़ा वह कुलीन युवक बेहद उत्साहित था। छठे लिंची स्तर का एक गुलाम जिसने 81 लोगों को मार डाला था। कितना लुभावना! अगर वह उस गुलाम को खरीद ले जो शायद भविष्य में जुबानची स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसे आदेश देते समय वह प्रभावशाली और राजसी दिखेगा। मध्यम गुणवत्ता के 300 शुद्धता। Veilpathara, Eka Vyakti ne Kaha, Usain Turanta Suruati Boli Mem Sao Sadata Veilpatharam Kiverdi Karadi, Madhyama Gunavada Ke Pamka Sao Sadapathara, Dasar Vyakti ne Bina Kisi Jaihaka Ke Kaha, Yaha Kamata Pahale Se Hai Bahata Kamati, Chavlinga Kui Staraka Gulama Jaruri Nahim Ki Bahuda Mulyavana Ho, Lekina Eka Gulama Jazain Ikyasi Lagam Ko Maradala Ho or Bavisia Mem Sambavada Zuana Kui Starataka Pahinka Jaga, Vaha Atyanta Mulyavana Ho He, Madhyama Gunavada Ke Eka Hajra Sadapathara, Eka Ora Udasina Siavajane Kaha, Jazais Lina Finga Kadilla Eka Palake Lidaraka Yutha, Yi Loga Sakamuka Bahuda Myratha, Lina Fenga Ko Yada Ayaki Atita Membaha Katana Gariba Orade Aniada, Abba Yusaki Stiti Kafi Bihatarati, Lekina Firabi Uasik Pasa Utana Paisa Nahim de Jatana Ina Kulina Sadakam Ke Pasada, Jisa Vyakti ne Abi Abi Vaha Boli Lagaiti, Vaha Sambavada Yusa Gulama Ko Karadane Ke Liapane Paravara Ka Paisa Karka Karadega, Madhyama Gunavada Ke Pamka Hazara Sadapathara, Thika Yusi Samaya Eka Ora Vaza Sunai di Jabalina Fenga Pikali Kimata Kia Dikata Ke Bear Mem Soka Hai Rahada, Vaha Danga Raha Gaya, Panka Hajra Sadata Patharam Ki Kimata Bahuda Adikati, Atani Kimata Mem Abajidani Dara Kaham Sadana Karasakata, Isake Alava, Vaha Kimata Lina Fenga Ke Pichkari Yusa Kulina Yuvaka Ne Teakiti, Asala Mem Uvasvami Menga Hai Yusa Dasa Ko Karidana Kahatha, Jababira Ne Vaha Kimata Suni, Tasaba Kambita Raha Gai, Kai Loga Vyanyat Maka Muskana Bikara Rahida, Madhyama Gunavada Ke Pamka Hazara Sadapatharam Ke Live Azadika Bugatana Nahim Karasakata, Yaha Kimata Tagulama Ke Libe Thorizi Adati, Bari Vyakti Ne Kupakapa Bira Ki Ora Deka, Muskaraya Ora Firakaha. Yuvasvami Mengane Boli Barhakara Madhyama Gunavada Veil Pamka Hazara Sadapatharam Taka Karadi Hai, Yaha Eka Isa Dasa Hai Jo Bavisia Memzuana Kui Stara Taka Pahamsia Jaga, Kya Koi Ora Boli Lagana Kahata Hai, Bari Vyakti Ne Desaram Ko Boli Lagan Ke Lai Lubain Ki Kazisa Karadi Hukaha, Lekina Saba Kuparehi, Akirakara, Madhyama Gunavada Veil Pamka Hazara Sadapathara Eka Bahuda Bari Kamadati, Panka Hajra Eka Santa Vajane Kaha, Vira Stabda Raha Gai, Unhan Boli Lagan Veil Vyakti Ki Ora Deka, Boli Siddhi Yusa Yuvaka Ke Samain Se It, Ora Vaha Boli Lina Fenga Kiti, Yusa Yuvaka Ki Ankem Sakura Gaim, Usain Thandapana Se Lina Fenga Ki Pitha Kogura, Madhyama Gunavada Ke Panka Hajra Eka Sao Sadata Veil Pathara, Panka Hajra Eka Sao Eka, Lina Fenga Ne Pahale Ki Taraha Santa Baba Se Kaha, Vira Ko Isa Laga Raha Damano Ve Koi Adbuda Sadeka Rehi Home, Isa Pradita Ho Raha Damano Lina Fenga Janabujakara Harabara Eka Sadata Pathara Jorakara Boli Barha Raha Ho, Panka Hajra, Panka Sao, Yuvaka Ne Thandi Hodia Vaja Mem Kaha, Panka Hajra Panka Sao Eka, Lina Fenga Ne Santa Ora Udasina Sfera Mem Kaha, Vaha Yuvaka Ora Biadika Ugra Dika Rahada, Lekina Yusi Kasana, Usik Bagala Mem Kari Buaranga Ke Vastra Pahain Hu Vyakti Ne Zora Seus Tokadia, Uvasvami, Nilamita Surfa Eka Tarika Hai, Vaha Yuvaka Kanka Gaya Ora Fira Thandi Muskana Ke Satha Muskarain Laga, Darasala, Agara Yus Gulama Kahida, Tius Nilami Ke Jari Hayus Hasila Karain Ki Jarurata Nahimti, Vira Stabda Raha Gai, Usain Sayadalina Fenga Ko Darain Ke Lai Hai Isa Kahada, Uvaka Ne Dobara Boli Na Lagan Ka Fe Salakia, Kucha Hai Kasana Bada, Bari Vyakti Ne Kaha, Badaho, Yaha Dasa Tumara Hai, Usmir Jain Ke Bada Pitch Koradina, Tumamir Raksasi Agni Sinha Ki Nilami Kara Socket Ho Ora Usaki Bikri Se Prapta Pavatrata Patharam Ko Gulama Ke Lila Socket Ho, Lina Fenga Ne Udasaneta Se Kaha, Bura Adami Kucha Second Ataka Kupa Raha Ora Fira Bola, Koi Bada Nahim, Raksasi Agni Sinha Ki Kimata Hamesa Eka Gulama Ki Kimata Se Kahimadika Hon Valley T, Akirakara, Jaba Raksasi Agni Sinha Parapakvada Ke Karama Parapahamsakara Zuana Kui Stara Prapta Karalita, Tavaha Eka Devada Ke Samana Astivabana Jada, Jaba Raksasi Agni Sinha Manka Ke Pitch Se Bahara Aya, 2. भीड़ बेहद उत्साहित और जोश से भर गई। वे उत्साह से लगभग पागल हो रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति था जिसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी जो उसे बहुत अजीब लग रहा था। सुनहरे बालों वाले युवक ने उदासीनता से फुसफुसाते हुए कहा, आज कोई भी मुझसे वह राक्षसी अग्नि सिंह नहीं छीन सकता। मंच पर खड़ा बूढ़ा व्यक्ति शांत भाव से उत्साहित भीड़ को देख रहा था। उसने भीड़ के उत्साह के चरम पर पहुंचने का इंतजार किया। फिर उसने भीड़ को शांत करने के लिए हाथ उठाया और तुरंत बोला, इस राक्षसी अग्नि सिंह के महत्व के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने इसे बंदी अखाड़े में देखा होगा और इसे पाने का सपना देखा होगा।
आखिरकार यह अब हमारे नीलामी बाजार में उपलब्ध है। अब हर किसी के पास इस भयंकर जानवर को जीतने का मौका है। जैसे जैसे ये परिपक्व होगा यह जुवांची स्तर तक पहुंच जाएगा और शायद इससे भी उच्च तियांची स्तर तक पहुंच जाए। बूढ़ा आदमी भी बेहद उत्साहित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाई कबीले का राक्षसी अग्निसिंह लिन फैंग के हाथों में कैसे आ गया। बाई कबीला इसे कभी भी अपने कबीले के सदस्य के अलावा किसी और को नहीं देता। वे इसे नीलामी में ले जाने का सपना भी नहीं देखते। ये हमेशा उनके कबीले के भीतर ही रहता। उस बूढ़े आदमी को कैदी अखाड़े में क्या हुआ था इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस समय पीले कपड़े पहने युवक ने राक्षसी अग्निसिंह को मू फैंग को उपहार में देना चाहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लिन फैंग ने मू फैंग को मार डाला था, लेकिन पीले कपड़े पहने युवक को और भी ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि वह नीलामी बाजार में भी मौजूद था और उसे राक्षसी अग्निसिंह की बिक्री देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे लिन फैंग से उस जानवर को वापस चुराने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लिन फैंग राक्षसी अग्निसिंह का इस्तेमाल खुद करेगा और उसे तुरंत नहीं बेचेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही नीलामी में राक्षसी अग्निसिंह बिकता हुआ दिखाई देगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से भरे हुए लोगों की भीड़ को देखा। फिर अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, राक्षसी अग्निसिंह की शुरुआती कीमत मध्यम गुणवत्ता के 500 शुद्धता पत्थर हैं। अब नीलामी शुरू होने दीजिए। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो भीड़ अत्यधिक उत्तेजित हो गई। 1000, 1200, 1500, कई लोग कीमत तेजी से बढ़ा रहे थे, लेकिन सबको पता था कि असली बोली तो अभी शुरू होनी बाकी थी। भला कुछ हजार मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता के पत्थर एक राक्षसी अग्निसिंह के लिए कैसे काफी हो सकते हैं। लिन फैंग अपनी सीट पर शांत और उदासीन दिख रहा था। उसने राक्षसी अग्निसिंह की कीमत का गलत अनुमान लगाया था, लेकिन बाद दाव की कीमत देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि राक्षसी अग्निसिंह की कीमत बहुत अधिक होने वाली है। लिन फैंग के बगल में खड़ी खूबसूरत महिला उसे देख रही थी। चांदी के मुखौटे के नीचे छिपी उसकी आंखें इस दृश्य को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से बेहद शांत लग रही थीं। गुरुजी, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? उस खूबसूरत लड़की ने लिन फैंग से पूछा। मुझे संबोधित कर रहे हो? लिन फैंग ने हैरानी से सोचा, फिर उसने तुरंत कहा, आप मुझे मास्टर फैंग कह सकते हैं। मास्टर फैंग, मेरा नाम यीजू है, सुंदर लड़की ने मधुर स्वर में कहा। लिन फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया और उसी क्षण राक्षसी अग्निसिंह की कीमत 3000 शुद्धता पत्थरों तक बढ़ गई थी। जल्द ही यह कीमत गुलाम की कीमत के बराबर हो जाएगी। युवा स्वामी मेंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए लिन फैंग की ओर देखा। वह खड़ा हुआ और विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र के किनारे की ओर चल पड़ा। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर कहा, आज मैं मेंग कोंग इस राक्षसी अग्निसिंह को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। कोई भी मुझे नाराज करने की कोशिश न करे, अन्यथा उसका अंजाम बुरा होगा। यदि आप मुझे नाराज नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी और नीलामी के बाद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जब भीड़ ने मेंग कोंग की बातें सुनी तो वे चौंक गए। कितना नीच आदमी है, वह अचानक पूरी भीड़ को धमकी देने लगा। यह इलाका कुलीन और शक्तिशाली साधकों से भरा हुआ था, फिर भी उसने उन सबको धमकी देने की हिम्मत की। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो उसके मित्र बनो या उसके शत्रु। कई लोग मेंग कोंग को घूर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह मेंग कबीले से हैं और नीलामी के लिए एक विशिष्ट अतिथि हैं, तो ज्यादातर लोगों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। शाही शहर में केवल एक ही कुलीन परिवार था और उनका पारिवारिक नाम मेंग था। अब मैं मध्यम गुणवत्ता वाले 3001 शुद्धता वाले पत्थरों की बात कर रहा हूँ, मेंग कोंग ने लिन फैंग की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर उदासीन मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग ने जानबूझकर उस दास के लिए उससे अधिक बोली लगाई थी जिसे वह चाहता था, ताकि मेंग कोंग को उसके राक्षसी अग्निसिंह के लिए उच्च कीमत प्राप्त करने से रोका जा सके। बूढ़े व्यक्ति ने मंच से मेंग कोंग को देखा। उसके इस तरह के व्यवहार से बूढ़े व्यक्ति को असहजता महसूस हो रही थी। राक्षसी अग्निसिंह अब मेरा है, मेंग कोंग ने गर्व से कहा। अचानक एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, मध्यम गुणवत्ता के 4000 शुद्धता पत्थर। ये किसने कहा? मेंग कोंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। कुछ पल पहले तक वह जितना गर्व महसूस कर रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे अपमानित करने की हिम्मत करेगा। यह असहनीय था। मेंग कोंग ने भीड़ पर नजर डाली और उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उससे अधिक बोली लगाई थी। मैंने कहा था, एक ठंडी और उदासीन आवाज ने कहा। तुरंत बाद भीड़ में एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। वह सुनहरे बालों वाला एक आदमी था। वह अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ हो। जब भीड़ ने उसे देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वही था, कुंग शी। मेंग कोंग की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या चाहिए? कुंग शी ने कहा। उनकी सुनहरी आंखें सीधे उस जगह की ओर देख रही थीं जहां मेंग कोंग बैठा था। मेंग कोंग चौंक गया। उसके चेहरे के भाव थम से गए। फिर उसने कहा, हे तुम वानशॉ मेन संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य हो। चूंकि तुम्हें वह राक्षसी अग्निसिंह चाहिए तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और उसे तुम्हें दिला दूंगा। कुंग शी ने मुड़कर मेंग कोंग को अनदेखा कर दिया, जिससे मेंग कोंग और भी क्रोधित हो गया। उसे बार बार अपमानित किया जा रहा था। हे। हंसी और खिलखिलाहट की आवाजें वातावरण में गूंज उठीं। हालांकि सब लोग चुप थे, लेकिन ये हंसी मेंग कोंग के कानों में चुभती हुई सुनाई दी। उसका चेहरा देखने में घिनौना लग रहा था। वह धीरे से मुड़ा और लिन फैंग की ओर देखा। आप किस पर हंस रहे हो? मैं उन लोगों पर हंस रहा हूं जो गर्व से ऐसे शब्द बोलते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। लिन फैंग ने तीखे स्वर में कहा। मेंग कोंग बेहद आक्रामक था और उसने भीड़ में मौजूद हर किसी को धमकी दी थी, लेकिन कुंग शी के आते ही उसने अपनी सारी बातें वापस ले लीं। यहाँ तक कि वह ये बहाना भी बना रहा था कि वह दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ये सब सरासर हास्यास्पद और बेतुका था। वानशॉ मेन संप्रदाय ज़ुयू देश के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था और शाही शहर में भी उन्हें बेहद शक्तिशाली माना जाता था। यद्यपि मेंग कोंग का रुतबा असाधारण था, फिर भी वह वानशॉ मेन संप्रदाय के किसी सदस्य को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय मेंग कोंग चुप था। उस दिन लिन फैंग ने उसे कई बार अपमानित किया था और वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने में असमर्थ रहा था। उसका मूल उद्देश्य राक्षसी अग्निसिंह से बदला लेना और अपनी सामाजिक स्थिति का लाभ उठाकर भीड़ में मौजूद सभी को धमकाना था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे फिर से अपमानित होना पड़ेगा, और इस बार कुंग शी के हाथों। और उसके बाद भी लिन फैंग ने उसका जोर जोर से मजाक उड़ाकर उसे फिर से अपमानित किया।
मेन कोंग ने अपने पूरे कुल को शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन किसी ने भी उसके मूड पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ा आदमी उदासीन भाव से मुस्कुराया। वह अभी भी मंच पर खड़ा था और बोला, मध्यम गुणवत्ता के 4000 शुद्धता पत्थर, क्या कोई और है जो इस राक्षसी अग्नि सिंह पर बोली लगाना चाहता है? मैं गारंटी देता हूं कि यह राक्षसी अग्नि सिंह भविष्य में जुबान स्तर तक पहुंच जाएगा और यहां तक कि त्यान स्तर तक भी पहुंच सकता है। यह जुए युए देश का अधिपति बन जाएगा। 4500, बूढ़े आदमी के लुभावने शब्दों को सुनकर किसी ने कहा। हालांकि शायद वे कुंशी से शेर को हासिल न कर पाएं, फिर भी शायद उनकी किस्मत साथ दे। वह एक राक्षसी अग्नि शेर था, भला कौन अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहेगा? 5000, कुंशी ने भावहीन होकर कहा। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह उसे पाकर ही रहता। यहां तक कि मेन कोन को भी कुंशी के स्वभाव को समझते हुए पीछे हटना पड़ा था। काले रंग की चांद पाव पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा, 6000, 10,000, कुंशी ने शांत भाव से कहा, जिससे पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। ये कहते समय वह बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग सोचते थे कि यूनहाई संप्रदाय शियू युए देश के सबसे कम प्रभावशाली संप्रदायों में से एक है। लगता है ये बात सच ही थी, लिन फेंग ने सोचा। यूनहाई संप्रदाय वास्तव में धन संपत्ति में पिछड़ गया था। यूनहाई संप्रदाय के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। शिष्यों के अभ्यास के लिए उसके पास कोई उपजाऊ भूमि नहीं थी। वान शॉ, Mina Sampradaya ka ikasisya madhyama gunavada ke dasa hajra sadata patharam ka upyoga kara sakata or use koi sinta nahim hoditi. Una hi Sampradaya nimna gunavada ke sadata patharam kobi atinta mulyavana manadada. Garaha hazara, kale kanga palpahane barine gus se danda pisit hukaha. Usaki takata lagabaga katma ho kukiti or useka kunkara janavara kimadata ki zaruradati. Pandraha hazara, kwanga si ne kaha. Vira akambita raha gai, turantabada, kuchaloga vyanyatmaka muskana ke sathamuskare. Jazaki amidati, koi bi usa adami ka mukabala nahim kara sakata. Pandraha hazara atani bari rakama hijis kai dani orakulina logabi vahana nahim kara sakat. और किसी खानदान के बजाय एक अकेले व्यक्ति द्वारा दी गई यह रकम और भी भयावह थी। इसके बाद किसी ने भी बोली लगाने की इच्छा नहीं जताई। अंत में राक्षसी अग्नि सिंह की अंतिम कीमत मध्यम गुणवत्ता वाले 15,000 शुद्धता पत्थरों पर तय हुई। लिन फेंग मुस्कुरा रहा था। वह इस कीमत से बहुत संतुष्ट था। उसने अपने साथ आए लोगों की भीड़ को मध्यम गुणवत्ता वाले 100 शुद्ध पत्थरों का वादा किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी बड़ी कीमत मिल जाएगी। उसने शुरू में सोचा था कि अगर वह इसे मध्यम गुणवत्ता के 4000 शुद्धता वाले पत्थरों में बेच सके तो यह उसके लिए एक बड़ी रकम होगी। वही ज़ू के साथ मंच के पीछे की ओर चल पड़ा। उसी क्षण लोगों का एक समूह पवित्रता के पत्थरों का ढेर लेकर बाहर आया। यहाँ मध्यम गुणवत्ता के 9300 पत्थर होने चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने लिन फेंग की ओर देखते हुए कहा। लिन फेंग मुस्कुराया। 9000 उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। उसने पवित्रता के पत्थर लिए और पल भर में वे गायब हो गए। बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। उसने लिन फेंग को अजीब नजरों से देखा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी नज़र कमजोर हो रही है, बूढ़े ने अपने चांदी के मुखौटे के नीचे से लिन फेंग की आंखों में देखते हुए कहा। उसने लिन फेंग को इतने सारे पवित्रता पत्थर दिए थे कि उन्हें ढोना आसान नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन फेंग के पास ना पत्थर है। आम लोगों के पास ना पत्थर नहीं होते थे। लिन फेंग बहुत रहस्यमय था। लिन फेंग ने अपने चांदी के मुखौटे के नीचे मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने बादाओ की ओर इशारा करते हुए कहा, अब ये भी तुम्हारा है, इसे अपने साथ ले जाओ। उस क्षण बूढ़े व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बादाओ तो छठे लिंची स्तर तक पहुंच चुका था, क्या वह 5वें लिंची स्तर पर मौजूद लिन फेंग की बात मानेगा? क्या लिन फेंग इतना शक्तिशाली था? मेरे साथ आओ, लिन फेंग ने बादाओ की ओर देखते हुए उदासीन भाव से कहा। तुरंत बाद वह वहां से चला गया और आगे आगे चलने लगा। बादाओ पहले ही जंजीरों से मुक्त हो चुका था। वह भावहीन दिख रहा था और लिन फेंग के पीछे पीछे चल रहा था। नीलामी बाजार से निकलने के कुछ ही क्षण बाद लिन फेंग मुड़ा और चलना बंद कर दिया। उसने अपने चांदी के मुखौटे के पीछे से बादाओ को ठंडेपन से देखा। बादाओ का चेहरा भी ठंडा और भावहीन था। यदि किसी साधना दास को जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए तो वह जो चाहे कर सकता है। उसे स्वामी की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार साधना दास भी एक इंसान ही तो है। लिन फेंग अपने चांदी के मुखौटे के नीचे शांत और गंभीर दिख रहे थे। बादाओ भी शांत दिख रहे थे और जरा भी विचलित नहीं लग रहे थे। लिन फेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने तुरंत पूछा, क्या तुम आज़ाद होना चाहते हो? बादाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर खुदे हुए अक्षरों ने उसे बेहद निर्मम बना दिया था। बादाओ चुप और मौन रहा। आज्ञाकारी बने रहने का यही उसका तरीका था। जाहिर है वह आज़ाद होना चाहता था। भला किसी का गुलाम बनकर रहना किसे अच्छा लगता है? मैंने तुम्हारे चेहरे पर ये अक्षर नहीं उकेरे हैं। मैं लोगों को गुलाम बनने के लिए मजबूर नहीं करता, लिन फेंग ने बादाओ की ओर देखते हुए कहा, जो चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी मुड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा और न ही तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। लिन फेंग की बात सुनकर यीज़ू हैरान रह गई। वह लिन फेंग को अजीब नजरों से देख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि बादाओ को जाने देने के लिए वह इतना तैयार था, जबकि उसे खरीदने में उसने 5000 से ज्यादा मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थर खर्च किए थे। 5000 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थर बहुत बड़ी मात्रा थी और इतने में बहुत सारे शक्तिशाली गुलाम खरीदे जा सकते थे। बादाओ कुछ कहने ही वाला था। उसकी निर्जीव आंखें लिन फेंग को घूर रही थीं। वह गंभीर मुद्रा में दिख रहा था। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूं। अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरा साथ दोगे और कभी धोखा नहीं दोगे, लिन फेंग ने आगे कहा। वह बादाओ को सिर्फ एक ही मौका दे रहा था और उसका फैसला चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करना ही होगा। बादाओ का चुनाव उसके भविष्य के भाग्य को प्रभावित करेगा। बादाओ के चेहरे के भाव और भी तीखे हो गए। उसकी ठंडी और आक्रामक आंखें चांदी के मुखौटे के पीछे से लिन फेंग को घूर रही थीं। लिन फेंग की आंखें पहले की तरह ही शांत थीं।
अगर बा दाओ उसे छोड़ देता है तो लिन फैंग मध्यम गुणवत्ता के 5000 शुद्धता वाले पत्थरों को खो सकता है, लेकिन अगर वह लिन फैंग के साथ रहने का फैसला करता है तो उसे जीवन भर लिन फैंग का अनुसरण करना होगा और उसे अपने चुनाव पर पछतावा करने की अनुमति नहीं होगी। भाग्य अक्सर विकल्पों पर निर्भर करता है। अगर लिन फैंग ने उसे नीलामी में नहीं खरीदा होता तो बा दाओ अब भी गुलाम होता, लेकिन अब लिन फैंग उसे अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का अवसर दे रहा था। हालांकि अगर वह रुकने का फैसला करता है तो उसे लिन फैंग का अनुसरण करना होगा और कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना होगा। लिन फैंग ऐसे व्यक्ति पर इतने सारे पवित्रता पत्थर खर्च नहीं कर सकता था जो भविष्य में केवल उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि उसके सद्गुणों की भी सीमाएं थीं। लिन फैंग और बा दाओ एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर तीखी धार थी और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उनके आसपास के वातावरण में एक ठंडी और घातक ऊर्जा व्याप्त थी। इन दोनों के एक दूसरे को घूरने से पैदा हुए माहौल से ही यीज़ू कांपने लगी। कितनी ठंड! उस ठंड से व्यक्ति के शरीर को ठंड का एहसास नहीं होता था, बल्कि वह ठंड आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर जाती थी। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बा दाओ ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा। उसके चेहरे से कठोर और निर्मम भाव गायब हो गए। उसकी आवाज़ नर्म थी और उसने लिन फैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। ठीक है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग ने इस दास के लिए 5000 से ज्यादा पवित्रता पत्थर खर्च किए थे। अगर उसने उसके साथ न रहने का फैसला किया होता तो लिन फैंग को थोड़ी निराशा होती। अब जब बा दाओ ने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है तो ये स्पष्ट रूप से लिन फैंग के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। अपनी कही बात याद रखना और कभी भी अपने शब्दों से मुकरना मत। तुम्हें आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन तुमने यहीं रहना चुना। तुमने यहीं रहकर मेरा साथ देना चुना। अब जब ऐसा है, अगर तुमने भविष्य में मुझे धोखा दिया तो मुझे तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। उसके आसपास की हवा भी और ठंडी हो गई। बा दाओ चुप रहा और उसने सिर हिलाया। वह लिन फैंग का मतलब समझ गया था। उस दिन अगर लिन फैंग वहां न होता तो उसे किसी और को बेच दिया जाता। अगर कोई और उसे खरीद लेता तो वे उसका गुलाम बनकर शोषण करना चाहते, लेकिन लिन फैंग ने उसे आज़ादी दी थी। लिन फैंग उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था और उसे चुनाव करने का मौका दे रहा था। लिन फैंग उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वह किसी और के साथ करता, और उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। बा दाओ महज एक गुलाम था। उसके चेहरे पर उसका नाम खुदा हुआ था। अगर वह लिन फैंग को छोड़कर चला जाता तो चाहे वह कहीं भी जाता, उसके साथ गुलाम जैसा ही बर्ताव किया जाता। लोग उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करते और वह कभी आज़ाद नहीं हो पाता। अगर उसे आज़ादी मिल भी जाती तो वह फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। उसके चेहरे पर बने निशानों ने उसे गुलाम बना दिया था और लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते। इसलिए लिन फैंग ने बा दाओ को जो विकल्प दिया था वह ये था कि या तो वह लिन फैंग का अनुसरण करे जो उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं करेगा, या फिर ऐसी जगह खोजने का प्रयास करे जो उसके साथ लिन फैंग की तरह दयालुता से पेश आए। क्योंकि यह बा दाओ का निर्णय था और उसे चुनने का अधिकार दिया गया था, इसलिए वह अपने इस चुनाव पर कभी पछतावा नहीं कर सकता था। उसने स्वयं अपना भाग्य चुना था। लिन फैंग ने उसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया था। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने चलते हुए कहा। यीज़ू और बा दाओ भी तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसी क्षण बा दाओ थोड़ा तेजी से चलने लगा और पूरी तरह से पकड़े बिना लिन फैंग के करीब पहुंच गया और पीछे से बोला, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे पता है, लिन फैंग ने उदासीनता भरे लहजे में कहा और अपना सिर भी नहीं घुमाया। बा दाओ ने उसे अजीब नजरों से देखा। यीज़ू का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया। उसने देखा कि लगभग 100 मीटर दूर भूरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति समूह को घूरते हुए उनका पीछा कर रहा था। उसने छिपने की कोशिश भी नहीं की, मानो उसे देखे जाने की कोई परवाह ही न हो। ये वही है, खूबसूरत, यीज़ू ने कहा। उनके पीछे खड़ा आदमी वही था जिसने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे और जो पहले मेंग कोन के साथ था। उसे नजरअंदाज करो, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। यीज़ू ने पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैंग इतना उदासीन कैसे रह सकता है। उसे असहज महसूस हो रहा था। उसने लिंगची की 7वीं परत को पार कर लिया है। उसकी रक्तवाहिकाएं बहुत मजबूत हैं और वह शक्ति से परिपूर्ण है। वह जो चीज उत्सर्जित कर रहा है वह बहुत प्रबल और सघन है। उसके शरीर से एक घातक चीज भी निकल रही है। वह हत्या करने का आदी होगा, इसलिए उसे हराना बहुत कठिन होगा। मेरे लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा, और अगर लड़ाई बहुत देर तक चली तो शायद मैं हार जाऊंगा, बा दाओ ने धीमी आवाज में कहा। बा दाओ आश्चर्यजनक रूप से दूसरों को देखकर ही उनकी ताकत और क्षमताओं का अंदाजा लगा लेता था। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने बेहद अजीब से चेहरे के साथ बा दाओ को देखा। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ? लिन फैंग ने पूछा। 5वीं लिंगची परत। आपकी ची प्रबल और सघन है। आपकी रक्तवाहिकाएं अत्यंत जीवंत हैं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शरीर की सारी ऊर्जा पूर्णतः समाहित है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि आप तलवारबाजी की शक्ति को अत्यंत गहन स्तर तक समझते हैं। 6ठी लिंगची परत का कोई भी साधारण साधक आपको और शायद मुझे भी पराजित नहीं कर पाएगा। मैं आपको युद्ध में हराने की गारंटी नहीं दे सकता। बा दाओ ने ये शब्द बड़ी शांति से कहे, जिससे लिन फैंग दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो जब वह धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति का वर्णन कर रहा था तो वह बहुत सटीक था। मात्र एक नज़र में बा दाओ किसी व्यक्ति से लड़ने से पहले ही उसकी वास्तविक शक्ति का स्पष्ट अनुमान लगा सकता था। यीज़ू लिन फैंग को अजीब नज़रों से देख रही थी। वह भी अभी 5वें लिंगची स्तर तक पहुंचा था, और हैरानी की बात यह थी कि उसने 6ठे लिंगची स्तर की दासी को खरीदने की हिम्मत की थी। इसके अलावा वह बेहद आत्मविश्वासी और लापरवाह दिख रहा था। हम इस समस्या का समाधान करेंगे। लिन फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उस सरल वाक्य के बाद उसने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ता रहा। लिन फैंग और बाकी 2 लोगों के अलावा धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, और फिर उसने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं आसानी से तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? लिन फैंग 6ठे लिंग क्यू स्तर के एक दास के साथ चल रहा था और उसके पास मध्यम गुणवत्ता के 9000 से अधिक शुद्धता पत्थर थे। ये निश्चित रूप से लुभावना था। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति अपने पैरों की उंगलियों के बल चलने लगा।
उसका पूरा शरीर अत्यंत कुशल और फुर्तीला लग रहा था, मानो वह सड़क पर हल्की हवा की तरह तैर रहा हो। वह लिन फेंग के और करीब आता जा रहा था, लेकिन उसी क्षण लिन फेंग और बाकी 2 लोग अपनी दिशा बदलकर एक रेस्तरां के अंदर चले गए। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं, फिर वह और भी तेजी से चलने लगा और अंततः रेस्तरां पहुंच गया। उसने रेस्तरां के अंदर देखा, लेकिन लिन फेंग और अन्य लोग वहां नहीं थे। पहली मंजिल। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और सीढ़ियों की ओर देखा। तभी उसने देखा कि एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए सीढ़ियों के पास खड़ा है। दफा हो जाओ, धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए और मुस्कुराते हुए सुंदर लड़के को पीछे छोड़ते हुए कहा। जब धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी सीढ़ियों के शीर्ष पर एक परछाई दिखाई दी। उस व्यक्ति के हाथ में एक लंबा खंजर था। उससे अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण ऊर्जा निकल रही थी। खंजर की ऊर्जा वातावरण में व्याप्त थी और एक प्रचंड शक्ति मौजूद थी, जिससे रेस्तरां में मौजूद लोग भय से पीछे हट गए। क्या शानदार धारदार शक्ति है, और वह वास्तव में तलवार की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जब धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने बादाओ को देखा तो उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बादाओ, हमारे युवा स्वामी मेंग के साथ जुड़ जाओ, वह तुम्हारा भला अवश्य करेगा। तुम्हें अपना विनाश स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। बादाओ ने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी लंबी कटार हवा में उठा ली। उससे एक अत्यंत तीव्र शक्ति उत्पन्न हो रही थी। कटार से लगातार शक्ति प्रवाहित होने के कारण वातावरण लगातार कंपन कर रहा था। पश, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने हवा में छलांग लगाई। बादाओ के खंजर से एक शानदार प्रकाश निकला, जो उल्कापिंड की तरह हवा में तेजी से फैल गया। जहां कभी धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था, वहां अचानक तलवार का निशान दिखाई दिया। सीढ़ियों पर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अचानक गड़गड़ाहट बंद हो गई। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने उस प्रहार की शक्ति को देखा और फिर चिल्लाया, मर जा। बादाओ की ओर चिल्लाते हुए धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपने हाथों से तेजी से हरकत की। उसके हाथों से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल निकला और सीधे बादाओ के खंजर की ओर बढ़ा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल के दबाव में बादाओ का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जा रहा था। धूसर रंग के वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण उसे यह आभास हुआ कि उसके पीछे कुछ खतरनाक चीज मौजूद है। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह पर्याप्त सतर्क नहीं था और इसी वजह से उसकी जान बाल बची। वह मुड़ा और तुरंत ही उसे वही सुंदर युवक दिखाई दिया जिसे उसने कुछ क्षण पहले देखा था। वह उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उस क्षण उस युवक की काली आंखें भावहीन और ठंडी लग रही थीं। वे असीम निराशा से भरी हुई थीं। उसका दिल एक बार फिर बेरहमी से फड़क उठा। ये वही है। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति का दिल लगातार धड़क रहा था। उसे आखिरकार समझ आया कि वह किसी को भूल गया था। हैरानी की बात यह थी कि वह अपने शुरुआती लक्ष्य लिन फेंग को भूल गया था। वह वही मिलनसार और आकर्षक युवक था जिससे उसकी मुलाकात सीढ़ियों के नीचे हुई थी। उसी क्षण तलवार की शक्ति एक बार फिर वातावरण में व्याप्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो तलवार की शक्ति पूरे वातावरण को चीर रही हो। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति अभी भी हवा में तैर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, चाहे बादाओ की असाधारण शक्ति हो या भावहीन आंखों वाला वह युवक। उसे महसूस हो रहा था कि दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। अचानक उसके मन में एक विचार आया और अंततः उसने एक निर्णय लिया। बादाओ, जिसने लिंगची की छठी परत को पार कर लिया था, वही उसे सबसे ज्यादा डराता था। अगर बादाओ उसके पीछे होता तो ये बेहद खतरनाक होता। बादाओ के हाथों लिंगची की छठी परत के 81 लोग मारे जा चुके थे। वह कभी कैदी अखाड़े में गुलाम हुआ करता था, जहां हर लड़ाई में उसकी जान जोखिम में रहती थी। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। आहे, धूसर वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति कांप रहा था। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसके कठोर शरीर से अचानक एक प्रचंड और घातक ऊर्जा निकली। धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति का अत्यंत शक्तिशाली हमला हवा में ही बादाओ की ओर सीधा बढ़ा। गरजते हुए पूरा रेस्टोरेंट हिल रहा था। दोनों लड़ाकों के हमले से रेस्टोरेंट की सजावटें उखड़ रही थीं और फर्नीचर चकनाचूर हो रहा था। लोग लड़ाई से दूर हट रहे थे। जिन मेजों और कुर्सियों पर वे बैठे थे वे टूट रही थीं और कुछ तो दबाव से फट भी गईं। तलवारों का वार बेहद ठंडा था। बादाओ के खंजर के दबाव में धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसने लिन फेंग की ओर देखा और पाया कि लिन फेंग भी उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा इतना ठंडा और भावहीन था कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। भारी पर्वतीय मुक्का, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। आश्चर्यजनक रूप से इतनी खतरनाक स्थिति से भी उसमें लिन फेंग पर हमला करने की क्षमता थी। उसका मुक्का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। उस समय उसकी आंखों में एक अजीब और दुष्ट भाव था। पसश, उसी क्षण वातावरण में एक स्पष्ट और तीखी आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कुछ कट रहा हो। धूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति हिलना चाहता था, पर हिल नहीं पा रहा था। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की बांह को लिन फेंग ने मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में एक रहस्यमय कटार थी। उस कटार से निकलने वाली चमक दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी धार पहले ही धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति के गले में घुस चुकी थी। केवल उस रहस्यमयी कटार का हैंडल ही दिखाई दे रहा था। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की निगाहें अभी भी लिन फेंग की अधूरी परछाई पर टिकी हुई थीं। वह हमला इतना तेज था, भला वह इतना तेज कैसे हो सकता है? और फिर उसने उसके मुके के हमले को इतनी आसानी से कैसे चकमा दे दिया? अगले जन्म में तुम्हें किसी धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, लिन फेंग ने ठंडे स्वर में कहा और उस व्यक्ति के गले से अपना रहस्यमय खंजर निकाल लिया। खून जमीन पर बह गया। उस व्यक्ति का गला तुरंत धंस गया और खून तेजी से बहने लगा। हालांकि वह मर चुका था, उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं, मानो वह मृत्यु में भी अपनी आंखें बंद करके शांति से विदा न हो पा रहा हो। लिन फेंग ने अपने खंजर से खून पोंछा और उसे एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे के भाव एक बार फिर ठंडे और उदासीन हो गए। वह शांत भाव से उस आदमी के शव को देख रहा था। वह व्यक्ति ची की 7वीं परत का था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। अगर बादाओ वहां आकर उसका ध्यान न भटकाता तो लिन फेंग उसे इतनी आसानी से कभी नहीं हरा पाता। उसी क्षण बादाओ और यीजू सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने लिन फेंग के सुंदर चेहरे को देखा और वे बेहद भावुक हो गए। क्या गजब का हुनर था। लिन फेंग की उम्र मात्र 17 वर्ष थी, लेकिन उसकी ताकत बेमिसाल थी।
उसने एक ही घातक वार में उस आदमी को मार डाला। उसने तुरंत उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया। बादाओ जानता था कि समय के साथ उसकी शक्ति बढ़ी है। वह खून खराबे और लड़ाई झगड़े से भरे वातावरण में पला बड़ा था। इसी वजह से वह इतना शक्तिशाली बन पाया था। लेकिन लिन फैंग की ऊर्जा और तलवार की ताकत बहुत सघन थी और उसकी युद्ध क्षमताएं असाधारण थीं। उसके हमले लगभग महारतपूर्ण थे। यीजू की आंखों में भी एक चमक आ गई। कुछ क्षण पहले तक उसे लगा था कि लिन फैंग कमजोर है क्योंकि उसने केवल 5वें लिंगची स्तर को ही पार किया था, लेकिन उस क्षण उसकी यह धारणा पूरी तरह बदल गई। उसने ये भी नहीं सोचा था कि चांदी के मुखौटे के नीचे इतना सुंदर चेहरा छिपा है, जिसके कारण वह लिन फैंग से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह कहीं और नहीं देख पा रही थी। चलो चलते हैं, लिन फैंग ने कहा। इतना कहकर वह चलने लगा और रेस्टोरेंट से निकल गया। बादाओ और यीजू पहले की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे लिन फैंग का बारीकी से पीछा कर रहे थे। उनके पीछे रेस्तरां में जमीन पर केवल एक शव पड़ा था। पलक झपकते ही 7वें लिंगची स्तर के एक शक्तिशाली साधक को पूरे रेस्तरां के सामने उससे कमजोर 2 लोगों ने मार डाला। चाहे वह गुलाम हो जिसके चेहरे पर बादाओ नाम अंकित था, या वह सुंदर और नाजुक दिखने वाला युवक, भीड़ को बस यही आभास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी हुआ वह सपना देखा था। अचानक एक काली आकृति दिखाई दी और रेस्तरां के अंदर चली गई। भीड़ एक बार फिर चौंक गई। वह काली आकृति बिना कोई आवाज निकाले, मानो कोई भूत या प्रेत हो, वह अचानक उनके सामने प्रकट हो गई थी। ऐसी चीज वाकई डरावनी थी। उसकी मृत्यु हो गई, रहस्यमयी आकृति ने कहा। जब उस काली आकृति ने फर्श पर पड़े शव को देखा तो वह निर्णय की स्थिति में दिखाई दी। काली आकृति का हाथ हिला और एक प्रबल ऊर्जा निकली। इसने मृत शरीर को घेर लिया और पल भर में शरीर गायब हो गया। पूरी भीड़ बेहद हैरान थी। देखने वालों के मन में श्रद्धा और भय से भरे भावों का मिला जुला सैलाब उमड़ रहा था। जुबान की हुई परत। वह काली आकृति जुबान की हुई परत की थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह कुछ क्षण पहले से ही लोगों का पीछा कर रही थी। काली आकृति पल भर के लिए चमकी और भीड़ की नजरों से ओझल हो गई। कुछ ही क्षणों बाद वह रेस्तरां के बाहर दिखाई दी। वह दूर कहीं देख रही थी, फिर आकृति एक बार फिर चमकी और वहां से गायब हो गई। अचानक काली आकृति चौंक गई और हिलना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय एक शांत दिखने वाला व्यक्ति उस काली आकृति के रास्ते में खड़ा था। वह व्यक्ति बर्फ से भी अधिक सफेद था और किसी दिव्य प्राणी की तरह हवा में तैर रहा था। वह एक महिला थी और काली परछाई से केवल उसकी Pita hai dikai darahi ti, agara koi age barhana bikahada, tiyaha namumakina laga rahada, vaha eka himakanda ki taraha laga rahi ti jo use usa kikidastana se alaga kara rahada, katana baya vaha hai, usa kali akrti se yaha spasta hogaya ki vaha pavitra or seta akrti zuana si stara ki eka atyanta saktizali sadikati, vaha bahada kataranakati, tumane attain lamsamaya takahamara pichakia, aba akirakara tumane pichakarana bandakaradia, vaha pavitra or nirmala akrti muri, usaka sihara eka mahina gungata se dakawada, loga kavala anamana hai laga sakat the ki gungata ke nice kya hai or ave gungata ke nice jamkain ke lai bahuda yutsuka hunj, vaha kali akrti kafi samaya se atani sindita nahim ti, lekina usaka sana usaka dila teji se daraka rahada, bahada kubasarada, usaka sana, eka akarsaka sarira dur usa kali akrti ki ora barha rahada, vadavarana lagatara thanda hoda ya rahada, hara harakata ke satha, jamadin valley thanda vadavarana mem fela rahiti, usa vyakti ke asapasa ka vadavarana pale se dakawada, vaha eka bahuda haya jiba thanda ti, durakari saktizali sadaka bi usa disa mem askaria se hem faithu de ka rehida, kali akrti ka bava jays jamagaya ho ora usaki rirhaki hadi mem siharana doragai, akrti rupantrita way ora danusa se shuktira ki taraha tezi se durakali gai, pitch hatate hu usa na pain hatha se zabaradasta urjachori, bar philadilla, safida akrti ne basa yi du sabdakahi, usi kasana, kali akrti ka sarira sira se parataka campaign laga, isa laga mano ina du sabdam ne usa kerdaya ko barfa ki parata se garalia ho, jays vaha barfa mem jakara gaya ho, vadavarana mem barfili thandi urjaka pravahawa, kali akrti ne atyadika thanda kasamanakia, usa katha se nikolai urja safida hokara vadavarana mem jamagaiti, yahadar siya kisi sapain jays alaga rahada, kaka, vadavarana mem barfa ki parata lagatara modi hodi ya rahiti, isa laga rahada mano pura vadavarana barfa ki ekamodi parata se dakawaho, kali akrti ke hatha se nikolain valley urja safida barfa para prahara kara rahiti, lekina vaha jamie way safida barfa antahina pradita hoditi, mano puri dunia isi barfa ki ho, dunia para barfa ka raja hai, usa adbuda akrti se ekathandi ora udasina vajai, pura vadavarana akanaka jamagaya ora koi halakala dikai nahimdi, akanaka usa kali akrti ko apain sarira mem atyadika thandaka ka ahasasawa, usain turinta apani hadali age bar hadi, usaki hadali se seta urja pravahita hon laji, lekina usa barfili dunia mem, sabakucha barfa ka hai hisalaga rahada, barfa modi hodi ya rahiti, isa laga rahada mano puri dunia barfa ke eka bear tukar mem badala rahi ho, jo usa kali akrti ke sarira ko jakara raha ho, anteta, usaka sarira ora herdaya puri taraha jamagai, unhonam kya dekha, barfa ki vaha dunia vastava mem ekagara ke akara ka barfa ka visalakaya tu karati, isi sija sapain jaisi lagatiti, kafi samaya bada, barfa ka vaha tukara akirakara katakain laga oratiha dupa mem teji se pigalain laga, barfila thanda pani jamina para bahana laga, bika mem eka kali akrti jo apani mertu ke kasana mem thamasi gaiti, yaha vyakti bahuda pahale haimara kukada, lekina apani haimertu ke dersia mem stira ho gayada, vaha kali akrti kabi zuana si stara ka eka atyanta saktizali sadaka wakarati ti, lekina usa kasana vaha matra eka jamie way lasati, vaha santa ora bayanati, puri taraha se nerjiva, lina fenga ko isabata ka koi andasia nahimda ki restauranta se nikolain ke bada kyawa,
Halanki Usamem Thori Bahuda Chati Indriti, Lekina Us Kabi Yaha Abasa Nahim Wadaki Zuana Kui Staraka Koi Sadaka Usaka Pichakara Raha Hai, Lina Fengako Isabata Ka Ihasasa Nahim Daki Menga Kinga Biharasamaya Usaka Pichakara Rahiti, Jabase Usain Celestiala Academy Choriti, Tabase Vaha Usaka Pichakara Rahiti, Usain Akapala K Libi Usaka Sathanahim Korada, Lina Fengane Apana Kandi Ka Mukata Fira Sapahana Liada, Jazes Usaka Rupa Rajasi or Inarbika Pradita Ho Rahada, Vaha Akila Nahimda, Usak Sathakara Badao Bi Kansia Ka. मुखौटा पहने हुए था। कांस्य का मुखौटा पहनने पर बादाओ बेहद क्रूर और हिंसक लग रहा था। बादाओ, नीलामी और मौत की लड़ाई के अलावा क्या कैदी अखाड़े के साधना दासों के लिए कोई और जगह है? लिन फेंग ने सड़क पर चलते हुए पूछा। हाँ, बादाओ ने अनिश्चितता से बुदबुदाया। फिर उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अखाड़े में मर चुके लोगों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग विनम्र और आज्ञाकारी हैं, उन्हें उनके पिंजरों में ही रहने दिया जाता है ताकि उन्हें बेचा जा सके। जो नीलामी में नहीं बिकते, उन्हें अंततः काला बाजार में भेज दिया जाता है। उनमें से कई को काला बाजार में उन लोगों को बेच दिया जाता है जिन्हें साधना के लिए गुलामों की जरूरत होती है। लिन फेंग ने बादाओ की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वह बहुत जिद्दी था और आज्ञाकारी स्वभाव का बिल्कुल नहीं था। हम गुलाम कहाँ से खरीद सकते हैं? लिन फेंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, बादाओ ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसने आगे कहा, मैंने पहले कभी गुलामों की खरीद फरोख्त होते नहीं देखी। मुझे बस वही याद है जो मेरे साथ हुआ था। लिन फेंग उदास दिख रहा था। तभी उसके बगल में खड़ी यीजू ने कहा, यहाँ एक दास विनिमय केंद्र है जहाँ से दास खरीदे जा सकते हैं। यह इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। धनी और कुलीन साधक जब भी दासों की आवश्यकता होती है, दास विनिमय केंद्र जाते हैं। वे पवित्रता पत्थर या अन्य वस्तुएं देकर दास प्राप्त कर सकते हैं। विनिमय। लिन फेंग आश्चर्यचकित रह गया। हैरानी की बात यह थी कि दास विनिमय स्थल भी होते थे। यीजू, मुझे दास विनिमय केंद्र ले चलो, लिन फेंग ने उदासीनता से कहा। यीजू हैरान रह गई। उसने लिन फेंग की ओर देखा और तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वे तुरंत चलने लगे। जल्द ही वे दास विनिमय स्थल पर पहुंच गए। शहर की सड़कें विशाल और चौड़ी होने के कारण लिन फेंग दूर से ही दास विनिमय देख सकता था। दास विनिमय को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में पिंजरे थे जिनमें गुलाम बंद थे। उनके शक्तिशाली मालिक उदासीन भाव से बैठे थे, लोगों के आने और उनके गुलामों को खरीदने का इंतजार कर रहे थे। उस जगह गुलामों की हालत जानवरों जैसी थी। गुलामों के लेन देन में मानवता का कोई नामो निशान नहीं था। ये गुलाम युद्धबंदी, मृत्युदंड पाए कैदी या किसी प्रभावशाली कबीले को नाराज करने वाले लोग थे। उदाहरण के लिए, यूनहाई संप्रदाय के नरसंहार में बचे लोगों को दुवान तियान लांग ने गुलाम बना लिया था। इन बचे हुए लोगों को इतना अपमानित और प्रताड़ित किया गया कि वे मरने की कामना करने लगे। उनमें से कई मर भी गए। इसके अलावा बाजार में काफी चहल पहल थी। लोग लगातार मुख्य सड़क पर चल रहे थे और गुलामों को खरीद रहे थे। उनमें से कुछ बहुत ही बलवान गुलाम थे और वे उन कुलीन परिवारों के थे जिन्होंने उन्हें खरीदा था। लिन फेंग और 2 अन्य लोग दास व्यापार में दाखिल हुए। उन्होंने दोनों ओर बने पिंजरों पर एक नजर डाली। वहां हर तरह के दास थे, दुबले पतले से लेकर तगड़े तक। वहां बेहद आकर्षक पुरुष और महिला दास भी थे। शहर के रईस, जो सुंदरियों के शौकीन थे, विभिन्न सुखों का आनंद लेने के लिए उन्हें खरीद सकते थे। मास्टर फेंग, यह क्षेत्र मुख्य रूप से ची स्तर के दासों के लिए है। लिंग ची स्तर के दास बहुत महंगे होते हैं। शाही शहर के बड़े कुलों का उन पर एकाधिकार है। उन पर नजर भी मत डालिए। उसी क्षण यीजू ने लिन फेंग को ये सब बातें समझाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन फेंग उस जगह क्यों आना चाहता है। लेकिन अगर लिन फेंग गुलाम खरीदने ही जा रहा था तो क्यों इस स्तर के गुलामों को देखना बेकार था। ठीक है, चलो लिंगची परत के गुलामों को देखते हैं, लिन फेंग ने जवाब दिया। वह फिर से चलने लगा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था और आसपास के दृश्य देखकर वह वास्तव में बहुत बेचैन हो गया था। हर गुलाम उनके समूह को घूर रहा था। यह स्पष्ट था कि इन गुलामों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और मालिक सचमुच घृणित लग रहे थे। ये संसार की अपवित्रता थी। कुछ ही देर बाद वे दास विनिमय के केंद्र में पहुंच गए। यह बाहरी क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। विनिमय का बाकी हिस्सा बाजार जैसा था, जबकि यह क्षेत्र एक छोटा प्राचीन किला था। स्वामी जी, ये दासों के आदान प्रदान का सबसे बड़ा स्थान है। इनमें से 80% लिंगची स्तर के दास हैं। यीजू ने ये शब्द लिन फेंग के कानों में फुसफुसाए। प्राचीन किले के बाहर एक साया लिन फेंग और बाकी लोगों को घूर रहा था। जब एक दास व्यापारी ने यीजू को लिन फेंग को मास्टर फेंग कहते सुना तो उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मास्टर, क्या आप यहाँ दास खरीदने आए हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ बहुत उच्च गुणवत्ता वाले दास मिलेंगे। मुझे दिखाओ, लिन फेंग ने उदासीनता से कहा। चांदी के मुखौटे के नीचे उसकी आंखों में निर्भीकता थी। जैसा आप चाहें स्वामी जी, कृपया मेरे साथ आइए, दास व्यापारी ने अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग और बाकी 2 लोग उस इमारत में दाखिल हुए जो किसी छोटे किले जैसी दिखती थी। अंदर का हिस्सा विशाल था। आधे पिंजरे ही बंद थे जबकि बाकी खुले हुए थे। अंदर का हिस्सा गुलामों से भरा हुआ था। वे सभी सुस्त होकर जमीन पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने लिन फेंग को अंदर आते देखा तो एक घातक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलने लगी। गुरुजी, आप इनमें से एक चुन सकते हैं। इनके शरीर पर मौजूद जंजीरों की संख्या इनकी शक्ति को दर्शाती है। यदि इनके शरीर पर एक जंजीर है तो इसका अर्थ है कि इन्होंने लिंगची की पहली परत को पार कर लिया है, या यदि इनके शरीर पर 5 जंजीरें हैं तो इसका अर्थ है कि इन्होंने लिंगची की 5वीं परत को पार कर लिया है, दास व्यापारी ने लिन फेंग से कहा। लिन फेंग गुलामों को देखकर उनके शरीर पर लगी जंजीरों की संख्या के आधार पर उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था, बिना उन्हें हिलने डुलने की जरूरत पड़े। यहाँ लिंगची स्तर के 200 गुलाम हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली 6ठे लिंगची स्तर के हैं। इनके स्वामी अवश्य ही प्रभावशाली कुलों से होंगे, लिन फेंग ने गुलामों पर सरसरी नजर डालते हुए सोचा। लगभग 200 गुलाम थे और वे सभी लिंगची स्तर तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा वे सभी काफी युवा थे। यदि वे सभी गुलामी से मुक्त होते तो वे निश्चित रूप से एक प्रभावशाली शक्ति होते। वे एक छोटा संप्रदाय भी बना सकते थे। गुरुजी, चिंता न करें, ये सभी कैदी अखाड़े से आए हैं। इनमें से कुछ यूनहाई संप्रदाय के शिष्य थे जिसे दुवान तियान लांग ने नष्ट कर दिया था।
इनमें से कई तो कुलीन शिष्य या यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी रह चुके हैं। आपको निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दास व्यापारी ध्यान से बातें कर रहा था। लिन फेंग बेहद आश्चर्यचकित था। यूनहाई संप्रदाय के शिष्य, आखिरकार उसे उनमें से कुछ मिल ही गए। पिछली बार लिन फेंग ने सुना था कि यूनहाई संप्रदाय के कई लोग कैदी अखाड़े में पहुंच गए थे। वह यूनहाई संप्रदाय के कुछ पूर्व शिष्यों को खोजने की उम्मीद में यहाँ आया था। मैं जंगल में कुछ बेहद ताकतवर और खूंखार जानवरों का शिकार करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे रास्ता साफ करने के लिए गुलामों की जरूरत है। लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूँ। लिन फेंग मुस्कुरा रहा था। सभी गुलाम उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे। वह चाहता था कि वे एक शक्तिशाली खूंखार जानवर के लिए रास्ता खोलें। इसका मतलब था कि उन सभी की बलि दी जाएगी। कितना नीच है। हे मालिक, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, दास व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला। मन ही मन वह लिन फेंग को कोस रहा था। उसे पता नहीं था कि वह किस कुलीन परिवार से है, लेकिन उसने दासों को अपनी योजना बताकर कितनी मूर्खता की। यहाँ के गुलामों की कीमत क्या है? लिन फेंग ने पूछा। पहले लिंग क्यू स्तर के दास मध्यम गुणवत्ता वाले 10 शुद्धता वाले पत्थर हैं। दूसरे लिंग क्यू स्तर के 30, तीसरे लिंग क्यू स्तर के 80, चौथे लिंग क्यू स्तर के 200, पांचवें लिंग क्यू स्तर के 500 और छठे लिंग क्यू स्तर के 1000 हैं। लिन फेंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसने सभी दासों की ओर देखते हुए कहा, जो लोग यूनहाई संप्रदाय के पूर्व शिष्य थे वे मेरे काम आ सकते हैं। कौन मेरे साथ आएगा? जब दास व्यापारी ने उसकी बात सुनी तो उसने उसे फिर से कोसना शुरू कर दिया। कितना मूर्ख है। यहाँ तक कि गुलाम भी लिन फेंग को उदासीनता से देख रहे थे। कोई हल नहीं था। कौन उसके साथ जाने को तैयार होगा? उनके चेहरों पर यह बात नहीं दिखती थी कि वे कभी यूनहाई संप्रदाय के शिष्य थे। अगर वे जाना नहीं चाहते तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। अगर वे यह नहीं कहते कि वे यूनहाई संप्रदाय से हैं तो किसे पता चलेगा? यहाँ तक कि बादाओ और यीजू भी लिन फेंग के कार्यों को नहीं समझ पाए। लेकिन लिन फेंग पहले की तरह ही शांत और उदासीन दिख रहा था। उसने एक अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। लिन फेंग ने एक अंगूठी निकाली जो देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन जब गुलामों ने उसे देखा तो वे अचंभित रह गए। वह अंगूठी देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन इन गुलामों में से कई लोगों ने उसे पहले ही देख लिया था। वह यूनहाई संप्रदाय के कुलपति नांगोंग लिंग की थी। उन्होंने उसे कई बार उनकी उंगली में देखा था। यूनहाई संप्रदाय के सभी शिष्य खड़े हो गए और लिन फेंग को, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसकी अंगूठी को घूरने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसी क्षण लिन फेंग ने अपनी कमर पर हाथ रखा और दासों से कहा, जो लोग मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं वे खड़े हो जाएं। यूनहाई संप्रदाय के इन शिष्यों के दिल जोर से धड़क रहे थे। वे स्तब्ध थे। उनकी आंखों में आशा की एक किरण जगी। वह कुलपति की अंगूठी थी। लिन फेंग भी शायद उन्हीं की तरह यूनहाई संप्रदाय का शिष्य हो सकता है। मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूँ। उसी क्षण एक परछाई खड़ी हुई और अपनी कोठरी के किनारे की ओर चलने लगी। वह उत्साहित दिख रहा था। मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूँ। मैं भी आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। अधिकाधिक लोग खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। इस पूरी स्थिति ने दास व्यापारी को स्तब्ध कर दिया। वह इन दासों के कार्यों से अत्यंत आश्चर्यचकित था। इतने सारे लोग लिन फेंग का अनुसरण करने को क्यों तैयार थे? वे निश्चित रूप से अपना ही विनाश करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें यहाँ रहना इतना भयानक लगा हो कि उन्होंने मृत्यु को ही चुन लिया हो? बादाओ और यीजू भी अचंभित थे और लिन फेंग की ओर देखकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। लिन फेंग ने अभी अभी कहा था कि वह कुछ खूंखार जानवरों से बचाव के लिए गुलामों की तलाश कर रहा है, तो वे इतनी आसानी से उसके साथ जाने को तैयार कैसे हो गए? 30 से अधिक गुलाम उठ खड़े हुए थे और अपनी कोठरियों के द्वार पर खड़े थे। लिन फेंग ने मिलीजुली भावनाओं के साथ आह भरी। उस दिन जीवित बचे लोगों की संख्या काफी महत्वपूर्ण थी। वे मौके पर मारे तो नहीं गए थे, लेकिन उनका जीवन सुखमय नहीं था। उन्हें गुलाम बनाया गया था और उनमें से बड़ी संख्या में कैदी अखाड़े में मारे गए थे। इसके अलावा कई लोगों को पहले ही गुलामों की अदला बदली में बेच दिया गया था। इन्हें छोड़ दो, मैं इन सबको खरीदना चाहता हूँ, लिन फेंग ने बेपरवाही से कहा। गुलामों के व्यापारी की आंखों में एक चमक आए और उसने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एक साथ इतने सारे गुलामों को खरीदना एक बड़ा सौदा था। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं इन सभी गुलामों को रिहा कर दूं? उस क्षण गुलामों का व्यापारी मुस्कुराना बंद कर चुका था और अपने गुलामों को बेचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह गंभीर और शांत दिख रहा था, मानो वह कोई और ही व्यक्ति हो। लिन फेंग ने दास व्यापारी को अजीब नजर से देखा, लेकिन तुरंत बाद उसे राहत मिली। दास व्यापारी को चिंता थी कि लिन फेंग उतना शक्तिशाली नहीं है और अगर वह दासों को नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। जी हाँ, मैं हूँ। इन्हें छोड़ दो, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे स्पष्ट था कि दास व्यापारी उसकी ताकत को लेकर चिंतित था। अगर उसके पास इन सभी दासों को वश में रखने की शक्ति नहीं होती तो ये समस्याजनक हो सकता था। लेकिन क्या लिन फेंग को उन्हें वश में रखने की जरूरत थी? क्योंकि आपने जिद की है, मैं इन्हें रिहा कर देता हूँ, गुलामों के व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा। गुलामों का व्यापारी उस बड़ी कोठरी की ओर बढ़ा जिसमें ज्यादातर गुलाम बंद थे और उसने ताला खोल दिया। फिर उसने कहा, जो भी मेरे साथ चलना चाहते हैं एक एक करके बाहर आ जाएं। अगर तुमने कुछ भी संदिग्ध करने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। जब दास व्यापारी ने बोलना समाप्त किया तो उसके शरीर से एक घातक ऊर्जा निकली और हवा में फैल गई। लिन फेंग की आंखों में एक चमक उठी। कितना शक्तिशाली! दास व्यापारी ने लिंची की 7वीं परत को पार कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो यह व्यक्ति कुछ क्षण पहले वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। गुलामों ने अपने सिर नीचे झुका रखे थे और किसी की आंखों में नहीं देख रहे थे। वे सब एक एक करके कोठरी से बाहर निकल रहे थे ताकि हर कोई छोटे से दरवाजे से निकल सके। उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। देखते ही देखते 32 लोग लिन फेंग के पास खड़े हो गए। कितने पवित्रता पत्थर? लिन फेंग ने शांत भाव से पूछा। पहले लिंची स्तर के 8 गुलाम, दूसरे लिंची स्तर के 9 गुलाम, तीसरे लिंची स्तर के 7 गुलाम, चौथे लिंची स्तर के 5 गुलाम, पांचवें लिंची स्तर के 3 गुलाम और छठे लिंची स्तर का एक भी गुलाम नहीं। कुल मिलाकर 3400 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता के पत्थर हैं। गुलाम व्यापारी ने मन ही मन गिनती करने के बाद कहा। लिन फेंग ने हल्के से सिर हिलाया। एक प्रकाश चमका और उसी क्षण एक सघन शुद्ध ऊर्जा प्रकट हुई।
लिनफेंग के हाथ में बड़ी संख्या में शुद्धता के पत्थर प्रकट हुए। वह अपनी जेब जैसी जगह में भी चीजें रख सकता है। भीड़ अचंभित रह गई। लिनफेंग आश्चर्यजनक रूप से एक विशेष जेब में सामान रख सकता था। ये किसी के लिए आसान काम नहीं लगता। आप चाहें तो इन्हें गिन सकते हैं। ये कहते हुए लिनफेंग ने सभी पवित्रता पत्थरों को जमीन पर रख दिया। दास व्यापारी ने बेपरवाही से जमीन की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने दासों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लिनफेंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। वह मुड़ा, दासों की ओर देखा और बोला, मेरे साथ आओ। लिनफेंग के बोलने के बाद वह चलने लगा। वे 32 गुलाम एक समूह में उसके पीछे पीछे चलने लगे। सबकी चाल आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थी और उनका गठन स्पष्ट और सुव्यवस्थित था, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लोग गुलामों की अदला बदली से आए हैं। उनके चलने का तरीका बेहद अजीब था। वे लिनफेंग के अधीनस्थों की तरह लग रहे थे, जो शांति से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दास बाजार के व्यापारी ने जाते हुए दासों की पीठों को देखा और उसके मन में एक विचार कौंधा। फिर उसने कहा, मालिक धीरे चलो। 32 गुलामों के साथ चौड़ी सड़क पर चलना जाहिर तौर पर सबका ध्यान आकर्षित करता। बाहर खड़े लोग गुलामों के चेहरों पर मौजूद निशानों को कैसे नहीं देख पाते। इसके अलावा वे अभी भी दास व्यापार के दायरे में थे। अगर वे इससे बाहर होते तो और भी अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करते। शिव युए के पवित्र प्रांगण से कुछ ही दूरी पर स्थित एक हवेली में लिनफेंग, बादाओ, यीशु और 32 दास साधना कर रहे थे। जिस जगह वे प्रशिक्षण ले रहे थे वह पथरीला इलाका था। बीच में एक छोटा सा पुल, बहता पानी और एक छोटी सी झील वाला एक मंडप था। यही वह हवेली थी जिसे लिनफेंग ने हाल ही में खरीदा था। इस हवेली को खरीदने के लिए उन्होंने मध्यम गुणवत्ता के 500 शुद्धता पत्थर खर्च किए थे, जो बेहद महंगा था। लिनफेंग को अपने दासों के रहने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर सेलेस्टियल अकादमी उसकी थी तो नहीं। भले ही उसे अकादमी के सारे फायदे मिल जाते, लेकिन इतने सारे दासों के साथ अंदर आना, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना ठीक नहीं होता। यह उचित नहीं होता। यूनहाई संप्रदाय का हर गुलाम लिनफेंग को देख रहा था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन है। वे इस बात से बहुत परेशान थे कि नकाब के पीछे कौन है। वे सभी चाहते थे कि नकाब हट जाए ताकि वे उसका चेहरा देख सकें। कुलपति की अंगूठी किसने पहनी हो सकती है? लिनफेंग ने शांत भाव से भीड़ की ओर देखा और कहा, आप लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। बात करते करते उसने अपना हाथ अपने मास्क पर रख लिया। भीड़ में मौजूद लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर लिनफेंग ने धीरे से अपना मास्क उतार दिया। धमाका! लिनफेंग का चेहरा देखकर पूरा समूह चौंक गया। कुलपति की अंगूठी पहने उस युवक को सब जानते थे। वह लिनफेंग था, वही अनोखा, असाधारण और मनमौजी लिनफेंग। यूनहाई संप्रदाय के दिनों में लिनफेंग ने अपने विशिष्ट शिष्यों को मारकर और शीर्ष श्रेणी के शिष्य वेनरेनयान को परास्त करके अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह एक विजयी नायक की तरह था। जीवन और मृत्यु के अखाड़े में उन्होंने कुलपति को अपने कार्यों पर पछतावा करने और अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। कुलपति को फटकार लगाते समय उनका अंदाज कितना प्रभावशाली था। लिनफेंग यूनहाई संप्रदाय के भविष्य के लिए आशा की किरण बन गया था। सभी को विश्वास था कि देर सवेर लिनफेंग यूनहाई संप्रदाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और ज़ुयुए देश में उसका स्थान पुनः प्राप्त कर लेगा। लेकिन यूनहाई संप्रदाय इसके विपरीत एक त्रासदी का शिकार हो गया था। और उसी क्षण उन्हें लिनफेंग फिर से दिखाई दिया। यूनहाई संप्रदाय के उस अद्भुत शिष्य को वहां जीवित खड़ा देखकर ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही युवक था जिसने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए दुवान तियानलैंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वे उसके इस कार्य से अत्यंत प्रभावित और आश्चर्यचकित थे। लिनफेंग अभी भी जीवित था। लिनफेंग ने उन्हें गुलामी से मुक्त कराया और उन्हें गुलामों के व्यापार से बचा लिया। उन्हें फिर कभी गुलामों की तरह नहीं जीना पड़ेगा और वे अपनी मानवता को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें प्रतिदिन दर्द और अपमान नहीं सहना पड़ेगा। मुझे उस तरह देखने की जरूरत नहीं है और न ही ज्यादा उत्तेजित होने की। यह मत भूलो कि तुम्हारे चेहरों पर गुलामी के निशान अभी भी अंकित हैं। तुम्हारे दिल अभी भी अंतहीन शर्म से भरे हुए हैं। लिनफेंग ने भीड़ को उत्तेजित होते देख कहा। लिनफेंग की शीतलता ने शुरू में उमड़ी उत्तेजना को तुरंत बुझा दिया। हाँ, उनके चेहरे पर अभी भी गुलामी का निशान खुदा हुआ था, इसलिए उनकी स्थिति अभी भी गुलामों जैसी ही थी। क्या तुम भूल गए कि हमारे संप्रदाय का विनाश कैसे हुआ? क्या तुम उन लोगों को भूल गए जिन्होंने तुम्हारे चेहरों पर ये अक्षर उकेरे थे? लिनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ नफरत से भरी हुई थी। वे दुवान तियानलांग से नफरत करते थे। उसी ने यूनहाई संप्रदाय को नष्ट किया था। उसी के कारण उन्हें गुलाम बनाया गया था। उसी ने उन्हें गुलाम बनाया था। यूनहाई संप्रदाय कमजोर था, इसलिए नष्ट हो गया। उसमें आत्मरक्षा करने की भी शक्ति नहीं थी। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कमजोर हो, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर गुलामी का निशान खुदा हुआ है। इसी वजह से तुम्हें हर दिन अपमानित होना पड़ता था, लिनफेंग ने कहा। फिर उसने धीरे से आगे कहा, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो तुम कभी भी गुलामी की इस स्थिति से मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम पहले की तरह ही गुलाम बने रहोगे और तुम्हें किसी जानवर की तरह ले जाया भी जा सकता है। लिनफेंग की बातें सुनने में सुखद नहीं थी, लेकिन हर एक वाक्य से उनके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। लिनफेंग से ही कह रहा था, अगर उनकी शक्ति नहीं बढ़ी तो वे कभी भी अपनी किस्मत नहीं बदल पाएंगे। अगर आप उत्पीड़न और अपमान से तंग आ चुके हैं, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और पूरी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, अगर आप अपने बीते हुए कष्टों और अपमानों के अंत का जश्न मनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। लिनफेंग ने भीड़ में मौजूद सभी लोगों को देखते हुए अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा। फिर उसने ये शब्द कहे, मजबूत बनो, निरंतर मजबूत बनो। केवल ताकतवर ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मजबूत बनो। यूनहाई संप्रदाय के सभी शिष्य गुस्से से लाल हो रहे थे, उनके हृदय क्रोध से उबल रहे थे। लिनफेंग सही था। यदि यूनहाई संप्रदाय शक्तिशाली होता तो उसे कौन नष्ट कर पाता? यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली होते तो उनके चेहरों पर गुलामी का निशान कभी नहीं होता। असाधारण रूप से शक्तिशाली साधक पूरे संप्रदाय और यहाँ तक कि एक देश को भी नष्ट कर सकते थे। यही वह काम था जो केवल वास्तव में शक्तिशाली साधक ही कर सकते थे। वे आकाश और पृथ्वी दोनों को हिला सकते थे। वहीं दुनिया के कमजोर लोगों को केवल इतना सताया जा सकता था कि वे गुलाम बन जाएं और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए।
यही कमजोर यूनहाई संप्रदाय का भाग्य था। लिनफेंग ने भीड़ की ओर देखा और महसूस किया कि उसके शब्दों का इच्छित प्रभाव पड़ा है। सभी ने अपनी मुट्ठियां इतनी भींच ली थीं कि उनकी बाहों की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके दिल शर्म से भर गए थे। अब उन्हें सचमुच अपमान और शर्म का अर्थ समझ आ गया था। वे समझ गए थे कि इस दुनिया में कमजोर हमेशा बलवानों की दया पर निर्भर रहेंगे। यदि उनका दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति मजबूत हो जाए तो वे स्वयं भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अचानक लिनफेंग के हाथ के इशारे से कुछ फुर्तीली तकनीकें और युद्ध कौशल प्रकट हुए। ये यूनहाई संप्रदाय के मंदिर से थे। अब जब वह कुलपति बन चुका था तो उसे शिष्यों को मजबूत बनाने में मदद करनी थी, इसलिए उन्हें इन कौशलों तक पहुंच की आवश्यकता थी। नानगोंग ने मरने से पहले मुझे यूनहाई संप्रदाय का नया कुलपति नियुक्त किया था। ये सभी मार्शल कला और चपलता तकनीकें जुबान स्तर की हैं। आप अपने लिए उपयुक्त कुछ तकनीकों का चुनाव कर सकते हैं। एक बार जब आपको कोई तकनीक मिल जाए तो बस जाकर उसका पूर्ण अभ्यास करें। लिनफेंग ने अपनी ये सारी कलाएं और फुर्तीली तकनीकें जमीन पर रख दी। सब लोग अचंभित रह गए। मार्शल आर्ट की कलाएं और फुर्तीली तकनीकें किसी भी साधक को बेहद आकर्षित करती हैं। कुछ शिष्य चपलता तकनीकों और मार्शल कौशल को चुनने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कई लोग लिनफेंग को घूरते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही बने रहे। पीछे हटो। लिनफेंग आगे बढ़ा और उसने ऊर्जा और शक्ति का एक तीव्र प्रवाह हवा में छोड़ा, जिससे आगे बढ़कर अपनी अपनी क्षमताओं को चुनने के लिए बेताब हुए लोग चौंक गए। सभी ने अपना सिर उठाकर लिनफेंग की ओर देखा। धिक्कार है, मैंने कहा था पीछे हटो। लिनफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह बेहद शांत दिख रहा था। शिष्यों के इस समूह को समझ नहीं आ रहा था कि लिनफेंग इतना क्रोधित क्यों हो रहा है, लेकिन वे सभी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे अन्य शिष्यों की ओर वापस चले गए। कुलपति, जो लोग एक पल पहले तक बिल्कुल स्थिर थे, उनमें से कुछ ने अचानक झुककर लिनफेंग को सम्मान दिया। आगे बढ़कर खड़े हुए लोगों ने भी लिनफेंग को प्रणाम किया और कहा, कुलपति। लिनफेंग ने ठंडे लहजे में भीड़ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आप सभी ने मुझे निराश किया है। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो भीड़ स्तब्ध रह गई। मैं नहीं चाहता कि आप सब मुझे कुलपति कहें। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि लालच का सामना करते समय आप में से कितने लोग अपने दिल पर काबू रख पाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने में लगा रहता है, वह कभी भी मजबूत दिल नहीं पा सकता। वह अपने आसपास के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचेगा और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सब मूर्ख हैं। लिनफेंग ने बड़े ही असभ्य लहजे में कहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से गुलाम रहे हो, लेकिन तुम में से कुछ लोगों में अब सम्मान और ईमानदारी नहीं बची है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए आज़ाद किया है ताकि तुम बिना किसी सम्मान या लिहाज के लालच में आकर अपनी कला का लाभ उठा सको? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें कुलपति चिल्लाते हुए सुनना चाहता था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो मुझे केवल इसलिए कुलपति कहें क्योंकि मैं सत्ताधारी हूं? अगर सत्ताधारी बदल जाए तो क्या होगा? आप सब ने मुझे निराश किया। लिनफेंग ने अपनी बात फिर दोहराई। यूनहाई संप्रदाय के शिष्यों के गाल, जो लिनफेंग को प्रणाम कर रहे थे, मानो जल रहे हों। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं? मैंने तुम्हारी आज़ादी खरीदने के लिए हजारों पवित्रता के पत्थर खर्च किए। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम अपने स्वार्थों के बारे में सोचते रहो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा ताकि तुम ईमानदारी और सम्मान के बिना जीते रहो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दया दिखाने वालों के प्रति कृतज्ञता दिखाना भूल जाते हैं? अगर मैं तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना और मजबूत बनना सिखाऊं तो भविष्य में तुम अपने साथियों या मुझे भी धोखा दे सकते हो। अगर मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया तो तुम उन लोगों से बेहतर नहीं रहोगे जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया। लिनफेंग ने भीड़ को घूरते हुए कहा, बेशक, क्योंकि तुम जानवरों की तरह जी रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना क्या होता है। मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था कि एक अच्छा इंसान होने का क्या मतलब होता है। तुम्हें याद रखना होगा कि भविष्य में तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना होगा और निस्वार्थ होना होगा, वरना भविष्य में तुम्हारी मौत हो सकती है। याद रखना कि मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता और मैंने मूर्ख लोगों से पहले ही बहुत कुछ सुन लिया है। भीड़ में मौजूद लोगों ने लिनफेंग की ओर देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके दिल सचमुच स्वार्थी होने लगे थे। याद रखना, तुम्हारे फैसलों के आधार पर ही तुम्हारा मूल्यांकन होगा, लिनफेंग ने कहा। तुरंत बाद वह मुड़कर चलने लगा और बोला, तुम मैदान पर मौजूद किसी भी मार्शल आर्ट या फुर्तीली तकनीक को चुन सकते हो। तुम्हें मंडप से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इस समय का उपयोग ध्यान और अभ्यास के लिए करो। 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। लिनफेंग जाने लगा जबकि यीजू और बादाओ शांतिपूर्वक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बादाओ, तुम भी यहीं रहो, लिनफेंग ने बादाओ से कहा। लिनफेंग के हाथ में एक मार्शल स्किल प्रकट हुई और उसने उसे बादाओ को सौंप दिया। फिर उसने कोमल स्वर में कहा, बादाओ, यह मार्शल स्किल तुम्हारे लिए एकदम सही है। इसे लो, सीखो और अभ्यास करो। अगर उनमें से कोई भी अपनी स्किल प्राप्त करने के बाद भागने की कोशिश करे तो उसे मार डालो। जब लिनफेंग ने मार डालो शब्द कहा तो उससे एक तीव्र हत्या का इरादा महसूस किया जा सकता था। बादाओ और यीजू लिनफेंग को देखकर स्तब्ध रह गए। लिनफेंग भावहीन दिख रहा था और हवेली से बाहर निकलते हुए चलता रहा। लिनफेंग ने शुरू से ही केवल यूनहाई संप्रदाय के भविष्य के बारे में सोचा। ये दुनिया निस्संदेह स्वार्थी और क्रूर थी। ये लोग यूनहाई संप्रदाय के पूर्व शिष्य थे। उसने उनकी किस्मत बदलने के लिए अपार पवित्रता के पत्थरों का इस्तेमाल किया था और उन्हें चपलता की तकनीक और युद्ध कौशल केवल एक ही कारण से प्रदान किए थे, यूनहाई संप्रदाय। लिनफेंग ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन अगर वे उन कौशलों को लेकर भाग जाते या स्वार्थी जीवन जीते रहते तो लिनफेंग उन्हें मार डालता। अगर वे कृतज्ञता नहीं दिखाते और सम्मानहीन रहते तो वह उन्हें अपने जीवन से निकाल देता। अगर उन्होंने यूनहाई संप्रदाय से भागकर चोरी करने का फैसला किया होता तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। उन्हें पता होता कि वे लिनफेंग की दया और यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। भले ही वे यूनहाई संप्रदाय के पूर्व शिष्य रहे हों, लिनफेंग को ऐसे लोगों की क्या जरूरत थी जो केवल स्वार्थी हों और यूनहाई संप्रदाय या लिनफेंग Devara una para dikai gaidaya ki paravaha na karati home.
Haveli mem maujuda perva sisya una hai sampradaya ki nai pirida, lina fenga unhem shirain vala nahimda, lekina vaha pain sampradaya ko brasta honbi nahimdin valada, ba dao, jo pich raha gayada, lina fenga ke jaitsamaya usaki pitha deka rahada, fira usain lina fenga devara us sikai gai marsala kala ko deka, jazes vaha kampa yutha, atikari talavara, seta urja ka eka talavara hamala, nimna stara ki di marsala kala, upiogakarta se seta urja talavara ke rupa mem nikolati hai jo pain rast mem an valley hara sija ko nasta kara dedi hai, atikari talavara, nimna stara ki marsala kala, ba dao nayi sabdamano avaspasa se apain mana mem kusafasai, vaha marsala arda usak lai ekadama upayukta laga rahada, isake alava, yahadi stara ki eka bayanaka takani kati, ba dao na apana sira fira se uthaya ora lina fenga ki pitha ki ora deka, lina fenga ka dila rahasyamaya ora athahada, lekina eka botanicidity, vaha bahada budimana vyakti do ora usaka swabhava bi bahuda akada, usain pure baros ke satha ba dao ko vaha marsala arda sikayada, us ba dao para pura barosada, bail hai unhan sathamem bahuda kamasamaya bitayada, lina fenga devara diki gai baros se ba dao bahuda prabhavida wada, vaha lina fenga devara lagatara dikai gai deluda ka kabi bi badala nahim kuka sakadada, ... लिनफेंग सेलेस्टियल अकादमी लौट आया। उसने पहले यीजू को एक उपयुक्त रहने की जगह पर पहुंचाया और फिर तुरंत आड़ू के बगीचे में चला गया जहां उसे वीणा की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। लिनफेंग ने दासों को 3 महीने का समय दिया था। ये सिर्फ उनकी साधना के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी साधना के लिए भी था। वह हेइमो के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी साधना को भूलने वाला नहीं था। उस समय लिनफेंग ने लिंगची की 5वीं परत में प्रवेश कर लिया था और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह लिंगची की 6ठी परत के साधकों को हरा सकता था। लेकिन हेइमो लिंगची की 6ठी परत के शिखर पर था। अकादमी में समान स्तर के साधक भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि 7वीं ची परत के कई साधक भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। हेइमो अत्यंत शक्तिशाली था और विभिन्न परतों के बीच शक्ति के अंतर को पाट सकता था। हेइमो सेलेस्टियल अकादमी के 10 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक था और उसकी प्रतिभा को देखते हुए यह उपाधि उसे पूरी तरह से मिली थी। इसके अलावा कौन कह सकता है कि इन 3 महीनों में हेइमो की ताकत में कोई कमी नहीं आई होगी? क्या उसे लिनफेंग के बराबर आने के लिए इसी स्तर पर बने रहना चाहिए था? लिनफेंग की ताकत पर्याप्त नहीं थी। हेइमो की तुलना में वह कई मामलों में पीछे था। हेइमो आत्मविश्वास से 7वें लिंगची स्तर के साधक को हरा सकता था, लेकिन लिनफेंग को उससे लड़ते समय मौत के करीब पहुंचना पड़ता था। उसने 7वें ची स्तर के 2 साधकों को हराया था, हालांकि एक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और दूसरे ने किसी और से लड़ाई की थी। रेस्तरां की तरह ही अगर बादाओं ने उसकी मदद न की होती तो धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति को अकेले हराना बहुत मुश्किल होता। इसलिए लिनफेंग शांति की तलाश में आड़ू के बाग में गया। मन में शांति पाते ही वह तुरंत साधना टावर की ओर चल पड़ा। लिनफेंग को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी साधना को बढ़ाने की थी। उस समय लिनफेंग ऊपरी मंजिलों पर बिल्कुल नहीं गया। वह सीधे 4थी मंजिल पर चला गया। जैसे ही उसने उस मंजिल पर कदम रखा, उसे अपने चारों ओर आकाश और पृथ्वी की गहरी और तीव्र शुद्ध ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। यह अत्यंत शुद्ध थी। 4थी मंजिल से गुजर रहे कुछ लोगों ने लिनफेंग को रुका हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह साधना कक्ष की तलाश कर रहा है। हालांकि इस समय उसका व्यवहार अजीब था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिनफेंग कोई नया सैन्य छात्र है या नहीं, क्योंकि उसे नियमों की समझ नहीं थी। 4थी मंजिल पर एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक कमरा किसी न किसी के द्वारा आरक्षित था और केवल वही व्यक्ति उसका उपयोग करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो 4थी मंजिल पर स्थित प्रत्येक कमरा किसी न किसी का अपना था। भले ही वे वहां न हो और कमरा खाली हो, फिर भी कोई उसमें प्रवेश नहीं करता था। इसलिए जब लिनफेंग 4थी मंजिल की जांच कर रहा था तो उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि वहां 2 साधना कक्ष खाली थे। उनमें कोई भी अभ्यास नहीं कर रहा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां से गुजरने वाले लोग रुके नहीं और चलते रहे। इन दोनों कमरों के बीच में एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर निषिद्ध शब्द लिखा था। उसके बगल में एक नाम भी लिखा था, निषिद्ध। लिनफेंग पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ रहा था, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर उदासीनता भरी मुस्कान आ गई। साधना टावर उन संसाधनों में से एक था जो सेलेस्टियल अकादमी द्वारा प्रदान किए गए थे। यह इसलिए मौजूद था ताकि इसके सभी छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। प्रतिभाशाली छात्र निचली मंजिलों पर स्थित साधना कक्षों में जा सकते थे और उन्हें अन्य लोगों पर प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन स्वयं वहां मौजूद न रहते हुए अन्य लोगों को साधना कक्ष में प्रवेश करने से रोकना कुछ ज्यादा ही अतिरंजित बात थी। क्या वे वाकई अन्य छात्रों को अकादमी के संसाधनों तक पहुंचने से रोक सकते हैं, जबकि वे स्वयं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं? लिनफेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कलाई की एक झटके से अपनी शक्ति से पत्थर पर खुदा नाम मिटा दिया। उसने निषिद्ध के आगे लिखे नाम की ओर देखा तक नहीं। वह व्यक्ति जो भी उस कमरे को अपना समझता था, महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य बात यह थी कि वह कमरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लिनफेंग ने अपने पवित्रता पत्थर निकाले और कमरे को सक्रिय करने के लिए उन्हें छेद के अंदर रख दिया। उसी क्षण कमरे के अंदर से एक प्रकाश प्रकट हुआ। साधना कक्ष का दरवाजा तेज गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। उसी क्षण एक घनी शुद्ध ऊर्जा निकली जिससे लिनफेंग को खुशी और सुकून का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली। जिस क्षण लिनफेंग साधना कक्ष के अंदर जाने ही वाला था, तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको। जब लिनफेंग ने वह चीख सुनी तो वह रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला उसकी ओर आ रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह एक लड़की थी। उसने आकर्षक कपड़े पहने थे और वह बेहद मोहक लग रही थी। वह बहुत दुबली पतली थी और हर कदम के साथ उसकी कमर हिल रही थी। उसके हर कदम से उसका पूरा शरीर बेहद मोहक लग रहा था। उसकी चाल कोमल और सहज थी। लिनफेंग की आंखों में एक चमक आ गई। उस स्त्री की सुंदरता लियूफी के बराबर नहीं थी। हालांकि उसका शरीर लियूफी से काफी मिलता जुलता था, फिर भी वह लियूफी से कहीं अधिक मोहक थी। चलते समय उसकी पीठ सीधी और सीना उभरा हुआ था। वह बेहद आकर्षक लग रही थी और उसकी कमर पतली थी। उसकी बाहें आराम से सीने के नीचे मुड़ी हुई थीं। वह आसानी से अधिकांश लोगों को कामुक इच्छाओं से भर सकती थी। सामने से देखने पर लिनफेंग को उसके कपड़ों से उभरी हुई उसकी छाती साफ दिखाई दे रही थी।
उसकी बर्फीली सफ़ेद छाती बहुत बड़ी थी, वह बेहद मोहक लग रही थी, वह सचमुच एकदम परफेक्ट थी। अगर वह महिला पिछली दुनिया में एक मॉडल होती तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होती। लिन फेंग मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। अचानक उसने खुद पर काबू पाया और अपनी धड़कन को फिर से धीमा कर लिया। एक साधक के रूप में उसका दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति बहुत मजबूत थी। वह आम लोगों की तुलना में अपने शरीर की सभी क्रियाओं को कहीं बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता था। क्या तुमने दरवाजे पर लिखी हुई बात नहीं देखी? ये कमरा मेरा है। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी निर्ममता झलक रही थी। वह सचमुच बेहद घमंडी लग रही थी। मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा है, लिन फेंग ठंडे और उदासीन स्वर में बोल रही थी। लड़की ने कुछ कदम आगे बढ़कर कमरों के बीच रखे पत्थर को देखा। स्पष्ट रूप से उसका नाम और निषिद्ध शब्द अब दिखाई नहीं दे रहे थे, वे गायब हो चुके थे। किसी ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। क्या आपने ऐसा किया? ये सवाल पूछते हुए लड़की ने भौहें चढ़ा लीं। उसी क्षण लिन फेंग को उसके द्वारा छोड़ी गई ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ। जब पत्थर पर नक्काशी की जा सकती है तो उस पर से मिटाया क्यों नहीं जा सकता? लिन फेंग ने उदासीनता से जवाब दिया, बिना ये स्वीकार किए कि वह दोषी था। वह लिन फेंग को देख रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों में एक मोहक और आकर्षक भाव प्रकट हुआ जिसने लिन फेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके तुरंत बाद लड़की एक और साधना कक्ष की ओर चली और अचानक उसके दरवाजे पर मुक्का मारा, जिससे एक तेज आवाज निकली। लिन फेंग हैरान रह गया। वह लड़की क्या कर रही थी? वह किसी और के साधना कक्ष के दरवाजे पर हमला क्यों कर रही थी? लिन फेंग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने दरवाजे पर मारना बंद नहीं किया। वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर उसने दूसरे पत्थर के दरवाजे पर भी मुक्का मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। तेज आवाजें हवा में फैल गईं। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक ठंडी और उदासीन आवाज वातावरण में गूंज उठी। कमरे से एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा निकली। कौन है भाई? इसके तुरंत बाद दोनों अपने अपने साधना कक्षों से बाहर आए। वहां खड़ी आकर्षक लड़की को देखकर वे दंग रह गए। मन ही मन वे नाराज थे, लेकिन उनके चेहरे से वह भाव गायब हो गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उन्होंने कहा, जियाओ जियाओ, क्या बात है? जू निंग, कोई मुझे तंग कर रहा है। वह लड़की इन दोनों युवकों को अपने वश में करने के लिए सुंदर दिखने की कोशिश कर रही थी। उसने एक लड़के का हाथ पकड़ रखा था और उसकी भरी हुई छाती दूसरे लड़के के शरीर से हल्के से दब रही थी, जिससे जू निंग नाम का लड़का स्तब्ध रह गया। फिर वह पागलों की तरह उसके शरीर को घूरने लगा। साधना के मार्ग पर उनकी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत थे और वे आसानी से किसी स्त्री की सुंदरता के कारण अपना आपा खोने से खुद को रोक सकते थे। वे दोनों उसकी सुंदरता में नहीं खोते। हालांकि कभी कभी उन्हें शारीरिक सुखों का आनंद लेना अच्छा लगता था। ऐसे सुखों को खुलेआम अस्वीकार करने वाले लोग बहुत कम होते थे। विशेष रूप से सेलेस्टियल अकादमी में यह कहा जाता था कि इस मनमोहक सुंदरता के साथ समय बिताना किसी को भी इतना सुखद नहीं लगा था। यूजियाओ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। जब दूसरे युवक ने देखा कि यूजियाओ अपने स्तनों को जू निंग से सटा रही है तो वह बेहद ईर्ष्यालु हो उठा। यूजियाओ को देखकर उसके मुंह में कामुक इच्छा जाग उठी। दुर्भाग्यवश उसे कभी उसके साथ रहने का मौका नहीं मिला था। स्वर्गीय अकादमी में जो भी उसके साथ एक रात बिताने में कामयाब होता वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता। के चेंग, वो लड़का हैरानी की बात है कि मेरे साधना कक्ष का इस्तेमाल कर रहा है। उसने तो मेरा नाम भी हटा दिया है। वो मुझ जैसी कमजोर लड़की को परेशान कर रहा है। यूजियाओ जू निंग से दूर हटकर के चेंग के बेहद करीब आ गई। उसने के चेंग का हाथ पकड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। के चेंग की कलाई उसके पूरे सुडौल शरीर से छू रही थी। के चेंग को ऐसा लग रहा था मानो वह वासना से फट रहा हो। लिन फेंग अभी भी शांत भाव से अपनी जगह पर खड़ा ये सब देख रहा था। वह लड़की अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसने जू निंग और के चेंग दोनों को उत्तेजित कर दिया था। वे दोनों लिन फेंग को यूजियाओ के लिए लड़ने की तैयारी करते हुए टकटकी लगाए देख रहे थे। जियाओ जियाओ के साधना कक्ष का उपयोग करने की कोशिश करना तुम्हारी ओर से एक लापरवाह हरकत थी, जू निंग ने ऊंची आवाज में कहा और लिन फेंग को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, हे कितना अनपढ़ जानवर है, क्या तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता? जू निंग से हारने की अनिच्छा जताते हुए के चेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लापरवाह जानवर? लिन फेंग का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ उन दोनों लड़कों को देखा। क्या वे लिन फेंग का इस्तेमाल इस लड़की के सामने दिखावा करने के लिए करना चाहते थे? यूजियाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और के चेंग का हाथ छोड़ दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आज रात मैं खाली हूँ, पता नहीं आप दोनों में से कोई मेरे कमरे में आना चाहेगा या नहीं, ताकि मुझे बात करने के लिए कोई मिल जाए। जू निंग और के चेंग अचंभित रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही उसने कहा था कि वह सिर्फ उनसे बात करने के लिए आई है, लेकिन यह एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। शायद उन्हें शारीरिक सुख का आनंद लेने का अवसर भी मिल जाए। क्या तुम पहले जाओगे या मुझे? जू निंग ने के चेंग से पूछा। हम तो साथ ही चलेंगे, के चेंग ने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए कहा। अगर वह पहले जाने की इच्छा जताता तो जू निंग भला कैसे मान जाती? बिल्कुल यही मैंने सोचा था, जू निंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और बोला, अच्छा देखते हैं कौन उसे पहले मारता है। कैसा रहेगा? ठीक है, जो पहले उसे मारेगा वही जीतेगा, के चेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तुरंत बाद दोनों छात्रों ने लिन फेंग को स्पष्ट रूप से जान से मारने की मंशा से देखा और फिर तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े। छठी लिंग क्यूई परत। ये दोनों व्यक्ति वातावरण में ठंडी ऊर्जा और बल का उत्सर्जन कर रहे थे, जिससे लिन फेंग उनकी शक्ति का आकलन कर सके। वे छठे लिंग ऊर्जा स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन बादाओ या हीमो की तुलना में अभी भी असीम रूप से कमजोर थे। उन्हें साधना के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। धमाका, वातावरण में एक भयानक ऊर्जा छा गई। जू निंग और के चेंग की परछाइयां अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थीं। मेरे रास्ते से हट जाओ, अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिससे लिन फेंग चौंक गया। जू निंग, जो के चेंग के साथ ही लिन फेंग की ओर बढ़ने लगा था, अचानक लिन फेंग की ओर नहीं बल्कि के चेंग की ओर मुक्का मारने लगा। मुझे पता था कि तुम कभी न कभी ऐसा कुछ करोगे, के चेंग ने जू निंग पर हमला करते हुए कहा। उसी क्षण एक तेज हवा चली और दोनों शरीर अलग हो गए, लेकिन तुरंत बाद वे कंधे से कंधा मिलाकर लिन फेंग की ओर बढ़ने लगे। हालांकि दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद सतर्क थे। लिन फेंग शांत भाव से वहां खड़ा उन दो छात्रों को देख रहा था जो एक साथ उस पर हमला कर रहे थे।
लिन फैंग की आंखों के भाव से स्पष्ट था कि उसे ये दृश्य हास्यास्पद लग रहा था। वे दुश्मन थे और आपस में लड़ रहे थे और साथ ही साथ मिलकर लिन फैंग पर हमला कर रहे थे। ऊर्जा की 2 तूफानी लहरें हवा में गूंज उठी। जूनिंग और केचेंग ने एक दूसरे को फिर से देखा और तुरंत ही दोनों ने लिन फैंग की ओर मुक्के बरसाए। अचानक एक भेदी शक्ति पूरी गति से लिन फैंग की ओर बढ़ी। दाईं ओर खड़े जूनिंग के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर केचेंग पर हमला किया। दोनों अपने दाहिने हाथ से लिन फैंग पर हमला कर रहे थे। उस समय केचेंग जूनिंग के बाईं ओर था। अगर केचेंग को लिन फैंग पर हमला करना था तो उसे जूनिंग के वार से बचना पड़ता। केचेंग करा उठा और कांपने लगा। उसने जूनिंग के हमले से बचने के लिए अपनी गति और भी बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ा। उसकी जान मेरी है, केचेंग ने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए कहा। उसका हाथ लिन फैंग तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक एक जबरदस्त तलवार की शक्ति निकली और सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। वह शक्ति बेहद तीखी थी और मौत का आभास दे रही थी। ये बहुत भयानक था। तलवार के उस बल से केचेंग का शरीर भय से जम गया। अचानक हवा में एक तेज रोशनी फैल गई। उस चमकदार प्रकाश में एक घनी और धूसर घातक ऊर्जा तैर रही थी। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, केचेंग ने कहा, जिसका चेहरा एकदम बदल गया था। ये कैसे मुमकिन था? वह सभी ताकतवर सैन्य छात्रों को जानता था, लेकिन उसने लिन फैंग को कभी नहीं देखा था। लिन फैंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और वह इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी को कैसे नियंत्रित कर सकता है? जूनिंग केचेंग से एक कदम पीछे था और उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए थे। वह अचानक रुक गया और अपनी जगह पर जम गया। वह युवक बलवान था। वह उस उज्ज्वल और तेजस्वी प्रकाश की भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था। पीछे हटना। उस क्षण केचेंग के मन में बस यही विचार आया। वह लिन फैंग पर हमला नहीं करना चाहता था। उसने लिन फैंग को नीचा समझा था। उसने उस पर अकेले हमला किया था क्योंकि वह जूनिंग के हमले से बचना चाहता था। उसे सोचने का समय नहीं मिला। जब वह रुका और पीछे हटना चाहा, तब तक तलवार की वह तेज और चमकीली रोशनी उस तक पहुंच चुकी थी। केचेंग अचरज से हौंफ रहा था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने अकेले ही लिन फैंग पर हमला करने की पहल की थी। वह उस तेजस्वी तलवार को ध्यान से देख रहा था जो अंततः उसके पास पहुंच गई थी। इसके तुरंत बाद उसके सिर का अपना कोई शरीर नहीं बचा था। बूम 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 बूम। जूनिंग और यू जियाओ के दिल की धड़कनें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। वे जमीन पर पड़े केचेंग के शव को टकटकी लगाए देख रही थीं और डर से कांप रही थीं। बिना सोचे समझे केचेंग का सिर कलम कर देना उन्हें एक अच्छा सबक सिखा गया था। एक ऐसा सबक जिसकी कीमत खून से चुकानी ही थी। तुमने केचेंग को साधना टावर के अंदर मार डाला, जूनिंग ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। लिन फैंग ने जूनिंग की ओर ऐसे देखा मानो वह मजाक कर रहा हो। जब वे उसे मारना चाहते थे तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे साधना टावर के अंदर थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह उनसे अधिक शक्तिशाली है तो उन्हें तुरंत नियम याद आ गए। ऐसा लग रहा था मानो लोगों को मारने के मामले में उनकी स्मृति चयनात्मक हो गई हो। मैंने न सिर्फ उसे मारा बल्कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लिन फैंग के मुंह से ठंडे स्वर में शब्द निकले। फिर वह धीरे धीरे जूनिंग की ओर बढ़ने लगा, जिसका दिल जोर से धड़कने लगा। यू जियाओ लिन फैंग को घूर रही थी। उसकी मोहक अदा गायब हो गई थी। अब वह एक डरी हुई छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। कुछ क्षण पहले लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई ची शक्ति केवल 5वें लिंग ची स्तर की थी, लेकिन वह तलवार की शक्ति को पूर्णतया नियंत्रित करना जानता था। उसने केचेंग को इसलिए मार डाला क्योंकि केचेंग ने उसे कम आंका था। उसने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि ये निर्विवाद था कि लिन फैंग इस तथ्य के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में उसकी शक्ति 6ठे लिंग ची स्तर के कुछ साधकों के लिए भी खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। यू जियाओ ने माथे पर शिकन डाली। उसने भी लिन फैंग को कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसने लिन फैंग द्वारा उसका नाम मिटाने पर उससे घृणा की थी, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण केचेंग की जान चली गई थी। यू जियाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जूनिंग केचेंग तो बिल्कुल बेकार था। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका। भले ही वह शक्ति नियंत्रण जानता हो, लेकिन 6ठे लिंग ची स्तर का साधक उसे निश्चित रूप से हरा सकता है। यू जियाओ ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा। पहले तो उसने उससे कहा कि केचेंग किसी काम का नहीं है और उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका है, लेकिन फिर उसने उससे कहा कि 6ठे लिंग ची स्तर का साधक निश्चित रूप से लिन फैंग को हरा सकता है। चूंकि एक साधक पहले ही मारा जा चुका था, इसलिए ये तर्क अजीब था। जूनिंग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह जानता था कि यू जियाओ उसे लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसे लगा कि उसकी बात सच है। क्या 5वें लिंग ची स्तर का कोई साधक केवल इसलिए कि वह शक्तियों को नियंत्रित करना जानता है उसे हरा सकता है? जूनिंग कुछ पलों के लिए असमंजस में दिख रहा था, फिर उसके मन से डर गायब हो गया। उसने पलकें झपकाईं और तुरंत एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जूनिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम केचेंग की मौत से डरी हुई हो? यू जियाओ की आवाज अजीब लग रही थी। जूनिंग स्तब्ध रह गया। उसने दांत पीसते हुए लिन फैंग की ओर देखा और कहा, मैं कैसे डर सकता हूँ? वह तो बस 5वें लिंग ची स्तर का एक नासमझ बच्चा है, बस इतना ही। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ मजाक में कहा, तो फिर तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? लिन फैंग के आत्मविश्वास और निर्मम रवैये को देखकर जूनिंग दंग रह गया। उसके चेहरे पर एक कुरूप भाव आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण जूनिंग के पीछे आंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। वे हवा में मंडरा रहे थे और चील की आंखों जैसे दिख रहे थे। वे बेहद तीखे और भयंकर लग रहे थे। आंखों के प्रकट होते ही जूनिंग का चेहरा भी अजीब और भयावह हो गया। यह उसकी आत्मा है। लिन फैंग आश्चर्यचकित रह गया। जूनिंग के पीछे जो तैर रहा था वह स्पष्ट रूप से एक आत्मा थी। हालांकि लिन फैंग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसने ऐसी आत्मा पहले कभी नहीं देखी थी। लिन फैंग आश्चर्यचकित था, लेकिन वह जानता था कि 9 बादलों का महाद्वीप विशाल था, बस उसे ठीक ये नहीं पता था कि वह कितना बड़ा था। जूयू देश उस महाद्वीप के देशों में से एक था। कुल मिलाकर 4 साम्राज्य और 9 देश थे। ये तो केवल जूयू देश था, एक साधारण सा देश। उसने अनगिनत आत्माओं को पहले कभी नहीं देखा था। गरजती बिजली। लिन फैंग की तलवार थोड़ी सी कांपी और उसने आगे वार किया। उसके हमले के साथ ही वातावरण में गर्जना गूंज उठी। जूनिंग की 2 अजीब आंखें लिन फैंग को घूर रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि वह स्थिर खड़ा रहा और लिन फैंग के पहले हमले का इंतजार कर रहा था।
उसने बस थोड़ा सा मुड़कर बड़ी सटीकता से लिन फैंग के हमले को चकमा दिया। उसी समय जूनिंग ने अपना हाथ उठाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे आत्मा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह लिन फैंग की आंखों की ओर सीधा बढ़ता हुआ तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये वास्तव में एक शैतानी हमला था। लिन फैंग की लंबी तलवार हवा में घूमते हुए हमले को रोकने के लिए एक भनभनाहट की आवाज उत्पन्न कर गई। जूनिंग का शरीर बस एक अलग कोण पर मुड़ गया। उसका हाथ अभी भी लिन फैंग की आंखों की ओर बढ़ रहा था। लिन फैंग थोड़ा झुककर अपनी मूनलाइट फेदर एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर कूदा। फिर बिना किसी झिझक के उसने अपना अगला हमला शुरू कर दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह तेजी से जूनिंग की ओर बढ़ी और चमकने लगी। तुम्हारी तलवार शायद चाहती होगी कि उसका सामना मुझसे नहीं, किसी और से हुआ होता, जूनिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर थोड़ा सा हिला और उसने लिन फैंग के हमले से फिर से खुद को बचा लिया। हालांकि इस बार वह बहुत ही बाल बचा। अगर जरा सा भी चूक जाता तो लिन फैंग की तलवार से जूनिंग को चोट पहुंच जाती। वो दोनों आंखें मेरी हरकतों से मेरे कार्यों का अनुमान लगा सकती हैं और मेरे हमलों से बचने में उसकी मदद कर सकती हैं। मेरी दिव्य आत्मा मुझे भी चीज़ों को धीमी गति में देखने की ऐसी ही क्षमता देती है। लिन फैंग ने अपनी तलवार म्यान में रखी और सोचने लगा। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी होती गई। उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसकी आंखें अचानक घोर काली हो गईं। लिन फैंग के शरीर में आए बदलावों को देखकर जूनिंग ने भौहें सिकुड़ी। लिन फैंग की ऊर्जा अचानक बदल गई थी। लिन फैंग बिल्कुल भावहीन लग रहा था। इस बदलाव को देखकर जूनिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर जूनिंग की आंखें विचित्र और दुष्ट थीं, तो उस क्षण लिन फैंग की आंखें किसी बुरे सपने जैसी थीं। वे ठंडी, भावहीन थीं और देखने में किसी इंसान की आंखों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थीं। तुम कहते हो कि मेरी तलवार किसी दूसरे प्रतिद्वंद्वी से मिलना चाहती है, लिन फैंग ने गंभीर स्वर में कहा। अचानक एक तीव्र ठंडक जूनिंग के शरीर की ओर बढ़ने लगी। तलवार की शक्ति और भी तीव्र होती जा रही थी। उसमें एक घातक ऊर्जा भी समाहित थी। घातक तलवार, लिन फैंग ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए कहा, जो एक भ्रम की तरह लग रही थी, और उसने खुद को जूनिंग की ओर झोंक दिया। जूनिंग करा उठा और फिर उसकी विचित्र और दुष्ट आंखों से तीव्र और प्रचंड ऊर्जा निकली। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा और तलवार के हमले से बच गया। घातक तलवार, लिन फैंग का चेहरा अब भी भावहीन था। उसकी तलवार एक बार फिर हवा में लहराई। अब वह घातक ऊर्जा छोड़ रहा था। घातक ऊर्जा ने जूनिंग के शरीर को भी घेर लिया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह जम गया हो। हालांकि वह लिंगची के छठे स्तर का था, फिर भी उसने लिन फैंग की तलवार के पास जाने की हिम्मत नहीं की। तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करने में माहिर तलवारबाज कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उसका शरीर एक मायावी आकृति में बदल गया। लिन फैंग की घातक तलवार और भी तेजी से आगे बढ़ी और हवा में एक चापाकार पथ बना लिया। वह उसे अभी भी स्पष्ट रूप से देख सकता था और सटीकता से उससे बच गया। उस समय लिन फैंग जूनिंग को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों से जूनिंग बहुत धीमी गति से चल रही थी, इसलिए लिन फैंग को सब कुछ बहुत स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा था। लिन फैंग जूनिंग को देख सकता था, ठीक वैसे ही जैसे जूनिंग लिन फैंग की तलवार को देख सकता था। लिन फैंग की तलवार हवा में लगातार घूम रही थी। उसकी तलवार निरंतर जूनिंग की ओर बढ़ रही थी। वह लगातार अपनी तलवार की दिशा बदल रहा था, जिससे जूनिंग को पीछे हटना पड़ रहा था। तलवार को देखते हुए जूनिंग पीछे हटती चली गई। लिन फैंग के चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अंत आ गया है। उसकी आवाज बेहद शांत और भावहीन थी। उसके शब्दों में भी आत्मविश्वास झलक रहा था। इन सब बातों ने जूनिंग के दिल की धड़कन तेज कर दी। इसके तुरंत बाद उसे ऐसा लगा मानो तलवार की शक्ति पूरी तरह गायब हो गई हो और उसके चारों ओर शून्यता छा गई हो। अब न तो ठंड थी और न ही कोई तीखापन, केवल एक तलवार थी, एक बेहद साधारण सी तलवार जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जूनिंग उस तलवार को घूर रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह हमला युद्ध को कैसे समाप्त कर सकता है। जूनिंग थोड़ा बाईं ओर झुका और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। तलवार अब भी उसकी छाती की ओर तनी हुई थी। उसकी दुष्ट और रहस्यमयी आंखों से एक तीखी रोशनी निकली। जूनिंग का शरीर फिर से कांप उठा। वह उस साधारण तलवार को घूर रहा था। उसे जो बात चौंका रही थी वह ये थी कि लिन फैंग की तलवार एक सांप की तरह लग रही थी जो उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। उसमें जरा भी बदलाव नहीं था और वह लगातार उसके दिल की ओर बढ़ रही थी। इसके अलावा जूनिंग को जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वह ये थी कि तलवार उसके और करीब आती जा रही थी। ये कैसे संभव है? मैं उसकी हरकतों को कैसे नहीं चूक सकता था? मेरी नज़र तो बाज की तरह तेज है। जूनिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह साधारण दिखने वाली तलवार वास्तव में पहले जैसी ही घातक और जानलेवा तलवार थी। तलवार जितनी करीब आती जा रही थी, जूनिंग के भागने की इच्छा उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा तो भागना चाहती है, पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। क्योंकि वह बच नहीं सका, उसने अपने दोनों हाथों पर उठाकर बचाव किया। वातावरण में एक तीव्र और प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे जूनिंग का दिल बैठ गया। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि उसने अंततः सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। वह ऊर्जा लिन फैंग द्वारा पहले छोड़ी गई असीम शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह साधारण सी तलवार असल में एक ऊर्जा हमला थी। लिन फैंग भी अपनी तलवार को देख रहा था जो अपने आसपास की ऊर्जा को सोख रही थी। देखने में तो ये बल जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह वायुमंडल में मौजूद ऊर्जा थी जो हमले की शक्ति को बढ़ा रही थी। ऊर्जा आक्रमण में मौजूद सभी ची और फोर्स का मिश्रण होता था। यह कोमल और सूक्ष्म होता था। इस आक्रमण में तलवार की सारी ऊर्जा का उत्तम संयोजन होता था। हर बार आक्रमण देखने में सरल लगता था लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता था। यही एक वास्तविक ऊर्जा आक्रमण का जादू था। लिन फैंग की आंखें सामान्य हो गईं और अब वह भावहीन नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऊर्जा आक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा सम्मेलन बल प्रयोग के समान ही था। ये बल से एक कदम आगे का स्तर था। साधक के अभ्यास के आधार पर बल में पूर्ण महारत हासिल करने के बाद ही ऊर्जा आक्रमणों को नियंत्रित करना संभव था। इसके अलावा बल की ही तरह इसमें भी महारत के विभिन्न स्तर थे। उस समय लिन फैंग ने ऊर्जा सम्मेलन में केवल प्रथम स्तर की महारत प्राप्त की थी। उस समय लिन फैंग की तलवार किसी असाधारण तरीके से जूनिंग के शरीर में नहीं घुसी। ये धीरे से उसकी छाती में लगी और पलक झपकते ही उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो गए। जूनिंग की आंखें खालीपन से लिन फैंग को घूर रही थीं।
उसकी आंखों में मौजूद दुष्ट और विचित्र भाव गायब हो गया। फिर उसने अपने अंतिम शब्द कहे, मुझे बहुत अफसोस है। मरने से ठीक पहले वह बस इतना ही कह पाया। लिन फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जूनिंग का शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर लिन फैंग ने यू जियाओ की ओर ध्यान दिया, जिससे यू जियाओ के रोंगटे खड़े हो गए।